हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी दोस्तों। और आज की श्रृंखला में जो हमारा घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री का जो है वो विषय वस्तु है क्या, सोशो रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है ना। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन जो हुए हमारे भारत में जब ब्रिटिश का शासन था। देखिए, सोशियो और रिलीजियस मूवमेंट होना ज़रूरी था क्योंकि अलग अलग पैमाने पे सोशियो और रिलीजियस दोनों तरीके से इंडिया के लोग जो थे उनको इम्पैक्ट कर रहा था। वैसे एक बात बताऊं दोस्तों, आपको भी पता है, आप भी अपने जीवन में कैसे आप इम्पैक्टेड होते हो अपने विचारों से, ठीक है ना। विचारों से इम्पैक्ट होते हो। आप कभी कभी क्या करते हो, जब तैयारी में घुसे थे, जब तैयारी करने घुसे थे, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी का सफ़र हो, चाहे किसी भी एक्स वाई जेड कोई सा भी आपका कंपटीशन हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, टारगेट कुछ भी हो सकता है। हर व्यक्ति अलग है, पांच उंगली है, पांचों बराबर नहीं है। सबका अलग अलग अपना सोच है, अलग अलग अपना ओपिनियन है। पर एक दोस्तों, 5 मिनट अपने जीवन को मतलब रोक करके देखो। 5 मिनट में आपका लूँगा, ज़्यादा नहीं। आप जब अपने जीवन को 5 मिनट रोक के लो, जब आप इस प्रिपरेशन में घुसे थे तो क्या आपके ऊपर नकारात्मक जो साइकोलॉजी था, जो नकारात्मक विचार थे, क्या हावी थे क्या, कि शायद मेरा हो, शायद ना हो, मेरा नहीं हो पाएगा, कोई ऐसे घुसा था क्या आप दोस्तों, आप लोग में? इस तरीके का तो नहीं था। तो क्यों अब होता है कि भैया मुझसे नहीं हो पा रहा है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों जानते हैं, सकारात्मक होना जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या है, ये परीक्षा क्या है, आपका पेशेंस चेक करती है। मानता हूँ किसी को सफलता जल्दी मिलती है तो किसी को देर से सही, लेकिन देखिए कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, लेकिन एक दिन ज़रूर होती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, देखिए आप अपने जीवन में सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, एक बहुत ही फेमस कोट है, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं ना, तो आप जिस काम को कर रहे हैं उसके प्रति आपको क्या रखना चाहिए, सकारात्मक सोच रखें, ठीक है ना। आप सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि लक्ष्य के प्रति नकारात्मक सोच असफलता का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। तो आज का ये आपको लेसन है कि अपनी सोच को सबसे पहले सकारात्मक करें। मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। अब देखिए, कहने का मतलब है आप जो पढ़ रहे हैं उस पर भी डाउट करेंगे कि यार पता नहीं ये जो पढ़ा रहे हैं सर उसमें से आएगा कि नहीं आएगा, तो आप वीडियो में क्या करोगे, स्किप करके भागोगे। समझने की कोशिश कीजिए। आप कहोगे अरे इससे बढ़िया तो वो पढ़ाते हैं, उनके पास ही पढ़ने जाओगे ना तो आपके दिमाग में हमेशा डाउट रहेगा। अरे यार आए हो, अरे दोस्तों भाई, अगर आए हो तो पढ़ो, देखो, समझो, और उसमें क्या कहते हैं ना, डूबो। कोई भी चीज़ हमेशा अगर अडॉप्ट कीजिए तो सकारात्मक वे से ही अडॉप्ट कीजिए, वरना उस काम को हाथ तक मत लगाइए दोस्तों। क्योंकि आप सबसे बड़े असफलता का राज आज मैं आपको बताता हूँ, आप और हम सब खुद स्वयं हैं। क्योंकि हमारी जो सोच है, हम किसी को देख करके क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। अरे भाई, जब इतना बड़ा महल बनाना था तो महल बनाने में समय लगता है, घर छोटे तो बहुत लोगों के बन जाते हैं। तो इस जो तैयारी में घुसे हो भैया, तो वो टाइम टेकिंग है, लेकिन आप एफर्ट लगाना छोड़ देते हो। आप पता है, हम सब की यह आदत है, 60 से 70% के जो जनता है वो दूसरे अटेम्प्ट आते आते क्या हो जाती है, हार मान जाती है, या पहले अटेम्प्ट के बाद क्या हो जाती है, हार मान जाती है। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं, चाहे आप यूपीएससी के इंटरव्यू को देखिए, चाहे यूपीपीसीएस के इंटरव्यू को देखिए, चाहे बीपीएससी के इंटरव्यू को देख लीजिए, आप लोग 4-4 साल 5-5 साल लगा करके भी क्या होते हैं, नहीं होते हैं, और लास्ट अटेम्प्ट में क्या होते हैं, वो सेलेक्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो उनकी सकारात्मक सोच थी। आप 5वें अटेम्प्ट में हो और इतना डिप्रेस हो कि भैया मुझसे क्या 10,000 की नौकरी भी नहीं होगी, तो ये आपने क्यों किया, आपने ये क्यों लिया डिसीजन। डिसीजन इसीलिए ना लेना था दोस्तों कि हम जीवन में कहीं स्टैंड कर पाएँ, हम अपने माँ बाप को, हम अपने जीवन को एक प्रेस्टीज के साथ जिएं, अपने सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि हम नहीं कर पा रहे हैं? सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ, वो है सोच का। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो को देखते हैं और बीच में स्किप करके चले जाते हैं, इससे आपका सोच ही बताता है कि आप नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। आप किसी चीज़ को देखिए, तुरंत जज नहीं कीजिए दोस्तों, वो सोचिए, वो भी कोई चीज़ पढ़ा रहा है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी एजुकेटर हो, कोई भी, सारे एजुकेटर अपने आप में बेमिसाल हैं। वो आपको कोई ज्ञान दे रहा है, वो ऐसे ही नहीं दे रहा दोस्तों। आप पढ़िए, ठीक है ना, सकारात्मक वे से पढ़िए कि इस लेसन से मैं कुछ लेके ही जाऊँगा। जीवन में हमेशा आप पॉजिटिव करोगे अगर आपकी पॉजिटिव सोच रहेगी। समझे दोस्तों। तो बिना आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, बस मैं यही चाहूँगा, मेरे छोटे भाई भी होंगे, छोटी बहन भी होंगी, बड़े भाई होंगे एवं बड़ी बहन होंगी, मैं किसी के ऊपर
कहता हूँ ना कि एडमायर ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी के ऊपर हुक्म नहीं चला रहा हूँ एक तरीके से कि नहीं नहीं आपकी जो सोच है वो नकारात्मक है। मैं एक बता रहा हूँ सकारात्मक सोच रही तो सफलता उतनी ही जल्दी चल के आएगी, क्योंकि अगर नकारात्मक अपने लक्ष्य के प्रति आप अगर सोच रखेंगे, वही ये कोट भी कहता है, यही मैं कहना भी चाहता हूँ, अगर आप ज़िंदगी में सफल होने चाहते हो तो आप जिस काम को कर रहे हो ना उसके प्रति सकारात्मक सोच ही रखें, क्योंकि लक्ष्य के प्रति नकारात्मकता सोच जो क्या कहते हैं क्योंकि लक्ष्य के प्रति नकारात्मकता सोच जो होती है असफलता का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है। तो कारण को आप इस तरीके से ऐसे अपना नकारात्मक सोच मत रखिए, नहीं तो असफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आप पॉजिटिव रहिए। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तजुर्बा होगा। ठीक है, आप सीखिए और आपका निश्चित होगा दोस्तों। इसी लक्ष्य के साथ मैं आपको आज का चैप्टर जो है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो है हमारा घटना चक्र का, आप लोगों का प्यार काफ़ी मिल रहा है वीडियो के द्वारा एवं कमेंट्स के द्वारा, बहुत बहुत तहे दिल से मैं अब उसका धन्यवाद करता हूं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी भी चीज़ें क्या है, आप लाइक शेयर नहीं करते हो दोस्तों, शेयर करो प्लीज़। शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, और लोगों का भी भला होगा दोस्तों। देखिए मैं इसीलिए मैं भी चाहता तो 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे का मैराथन वीडियो बना करके कहता लो भैया खाओ और पचा लो, तो ऐसा नहीं हो पाता है दोस्तों। इसीलिए मैं टाइम भले ले करके आप सबको ये सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ चैप्टर वाइज फॉर्मेट में। तो चलिए आइए आज की विषय वस्तु जो है हमारा क्या है, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन भारत में किस प्रकार हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य में या आधुनिक भारत में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। द डॉन ऑफ 19th सेंचुरी, द डॉन ऑफ 19th सेंचुरी विटनेस्ड द बर्थ ऑफ अ न्यू विजन। 19वीं शताब्दी में 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, ये विटनेस किया गया, एक न्यू विजन का क्या हुआ, जन्म हुआ, एक नए विचारधारा का क्या हुआ, जन्म हुआ। उसे कहते थे मॉडर्न विजन, एक तरीके से वो मॉडर्न विजन था। अमंग सम इनलाइटेंड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कुछ बुद्धिजीवी क्या कहते हैं सेक्ट था भारतीय सोसाइटी का वहाँ पे। ठीक है, जो इनलाइटेंड विजन था वो क्या हुआ, वॉज टू सेव द कोर्स ऑफ इवेंट फॉर अ डिकेड टू कम एंड इवन बियॉन्ड। ठीक है ना, जो इनलाइटेंड विजन जो क्या कहते हैं जिनकी विजनरी इनलाइटेंड टाइप की थी, उन्होंने क्या किया, शेप किया क्या, एक कोर्स ऑफ इवेंट फॉर अ डिकेड कम टू एंड इवन बियॉन्ड। ये जो प्रोसेस है रीअवेकनिंग का, ये जो प्रोसेस है रीअवेकनिंग का, ये क्या है, सम टाइम बट नॉट फुल जस्टिफिकेशन डिफाइंड एज रेनिसेंस। ये एक तरीके से पुनर्जागरण को क्या करते हैं, क्या करता था, जस्टिफाई, पूरे तरीके से क्या हुआ, पुनर्जागरण को क्या हुआ, जस्टिफाई नहीं करता था, लेकिन क्या हुआ, डिड नॉट अलाउ फॉलो द इंटेंट लाइन एंड गिव राइज टू द अनडिजायरेबल बाई प्रोडक्ट एज वेल विच हैव बिकम एज मच पार्ट ऑफ डेली एग्जिस्टेंस इन द होल इंडियन सम कॉन्टिनेंट एज द फ्रूट्स ऑफ दिस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है ना, इन रिफॉर्म की वजह से क्या हुआ, हमारे भारतीय क्या कहते हैं जो सोसाइटी है, भारतीय समाज में क्या हुआ, एक तरीके का चेंज आया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ, रिफॉर्म आया इसकी वजह से, जिसमें सबसे पहला जो नाम है राजा राम मोहन रॉय का। ये बहुत ही प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं दोस्तों। इंडियन रेनेसेंस भी एक तरीके से कह सकते हैं, पुनर्जागरण हुआ, एक नए भारत का यहाँ से क्या होता है, आगाज़ होता है, एक नई सोच का क्या होता है, विस्तार होता है पूरे भारत में। ठीक है ना, एक शक्ति चलती है, एक विचारधारा चलती है पूरे भारतीय समाज में। राजा राम मोहन रॉय उसमें क्या है, एक बहुत ही क्या है, प्रख्यात व्यक्ति हैं, विख्यात व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय ऑफन कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। ठीक है ना, इन्हें क्या कहते थे, भारतीय इतिहास, भारतीय क्या कहते हैं ना, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा इनको कहते थे। ठीक है ना, पुनर्जागरण के क्या कहते थे, इनको पिता माना जाता था, कि इनको राजा राम मोहन रॉय को। इज ऑल्सो नेम ही इज ऑल्सो नेम बाई नोन बाई नेम लाइक प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इनको क्या कहा जाता था, प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता था, और क्या कहा था, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता था, फर्स्ट मॉडर्न मैन एंड यंग दूत भी कहा जाता था। ये इतने नाम थे किसके, हमारे राजा राम मोहन रॉय के। ठीक है ना, इनको आप ये सारे प्रोमिनेंट पॉइंट है, ये पूछ लेगा युग दूत किसको कहा जाता था, यंग दूत मैं गलती से कह दिया, युग दूत किसको कहा जाता था, तो युग दूत किसको कहा जाता था, हमारे राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता था। 1815 में इन्होंने क्या क्या सेटअप किया, इन्होंने सेटअप किया आत्मीय सभा को, यहाँ पे कलकत्ता में, और प्रोपोगेट किया क्या, मोनेथेस्टिक आइडियल ऑफ हिंदू रिलीजन अमंग किसके बीच में, यूथ फॉलोअर के बीच में। ठीक है ना, एक ईश्वरवाद की विचारधारा इन्होंने क्या हुआ, स्टार्ट किया। जो ये मोनोथेस्टिक इनकी आइडिया था, मोनोथेस्टिक मैंने थोड़ा गड़बड़ बता दिया, ये एक अद्वैतवाद का जो था इनका आइडियल था, क्या, हिंदू रिलीजन में।
किसमें, अमंग हिज यूथ फॉलोअर्स, उनके जो यूथ फॉलोअर्स में उनमें अद्वैतवाद का क्या हुआ, परंपरा को वो फॉलो करवाना चाहते थे, उनकी विचारधारा थी। 1828 में इन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज की क्या की, स्थापना कर दी। ठीक है, 1815 में क्या किया, आत्मीय सभा का स्थापना किया, कहाँ पे, कलकत्ता में, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कर दी। इट वॉज लेटर रीनेम्ड एज ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा को क्या कहा गया, ब्रह्म समाज, बाद में उसका क्या किया, नाम का बदल दिया गया। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने क्या किया, तत्वबोधिनी सभा का क्या किया, वो क्या निर्माण किया, ठीक है ना, मतलब फाउंड किया, ठीक है, बनाया। प्रोपोगेट क्या किया, आइडियल ऑफ राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन की जो विचारधारा थी उनको क्या किया, प्रोपोगेट किया, मतलब फैलाया 1839 में। ठीक है, ब्रह्म समाज जो था ये पहला था रिफॉर्म मूवमेंट था क्या, हिंदू रिलीजन में। ठीक है ना, ब्रह्म समाज क्या था, पहला, याद रखिएगा, ब्रह्म समाज क्या था, पहला रिलीजन रिफॉर्म था मूवमेंट, किसमें, हिंदू रिलीजन में। ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस किसको किया गया, वेस्टर्न थॉट को। किससे इन्फ्लुएंस था, पश्चिम के जो लोग थे उनके विचारधारा के अनुसार ये क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ। मुगल एम्परर जो थे, ठीक है ना, मुगलिया जो हमारे एम्परर थे उनका नाम क्या था, अकबर द्वितीय। उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को टाइटल दिया था राजा का, और उनको क्या किया था, सेंट हिम टू द कोर्ट ऑफ ब्रिटिश किंगडम विलियम फोर्थ एज हिज एम्बेसडर इन 1830। और उनको क्या किया था, उनको ब्रिटिश कोर्ट में क्या किया, भेजा था, ठीक है ना, ब्रिटिशर के कोर्ट में भेजा था, किंग विलियम फोर्थ के कोर्ट में भेजा था राजा राम मोहन रॉय को एज हिज एम्बेसडर इन 1830। ठीक है, रॉय वॉज सेंट देयर टू टॉक अबाउट द इंक्रीमेंट इन द पेंशन ऑफ अकबर सेकेंड। रॉय को इसलिए क्या भेजा गया था कि वो इंक्रीमेंट कराने के लिए, पेंशन किसका, अकबर से द्वितीय का जो पेंशन है उसको इंक्रीज करने के लिए। 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन का क्या हुआ, मृत्यु हो गया, कहाँ पे, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ब्रिस्टल इंग्लैंड में क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई, और उनका जो मौसुलम है, ठीक है ना, और रॉय का वो कहाँ प्रेजेंट है, ब्रिस्टल में, मतलब उनका जो समाधि है वो कहाँ पे है, रॉय का ब्रिस्टल में है। राजा राम मोहन ने एडवोकेट किया इंग्लिश एजुकेशन के लिए, मतलब इंग्लिश एजुकेशन के लिए भी उन्होंने क्या किया, वो क्या कहते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए कहा भारत में। अकॉर्डिंग टू हिम इनके हिसाब से क्या, मॉडरेट वेस्टर्न एजुकेशन इज नेसेसरी पुल आउट एज ऑफ द डार्कनेस एंड टू प्रोवाइड इंडियन पार्टनरशिप इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। राजा राम मोहन के हिसाब से ये जो मॉडरेट थे हमारे, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं, जो गरम नहीं नरम दल के जो लोग थे, मॉडरेट थे, वो वेस्टर्न एजुकेशन को क्या करते थे, नेसेसरी मानते थे, क्योंकि इसी के वजह से क्या हुआ, इंडियन के साथ वो पार्टनरशिप करके क्या करेंगे, पूरे अपने देश में एडमिनिस्ट्रेशन का विस्तार करेंगे। उन्होंने अपोज किया आइडियल वर्शिप, चाइल्ड मैरिज लाइक सती प्रथा एटसेट्रा, इविल प्रैक्टिसेस इन ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या अपोज किया, आइडल प्रैक्टिसेस को, जो आइडल वर्शिप थी, उनको क्या किया, उन्होंने उसको क्या किया, अपोज किया। जो भी पूजा पाठ का क्या था, उनको क्या, जो आइडल वर्शिप करते थे, और क्या कहते हैं, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, और सती प्रथा था, सती का जो सिस्टम था, और जो भी कुरीतियाँ थी जो भारत की प्रैक्टिसेस की, उनको क्या किया, उन्होंने अपोज किया। अगले प्रोमिनेंट लीडर हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में, वो है हमारे रामकृष्ण परमहंस जी। इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ फंडामेंटल ओनर ऑफ ऑल रिलीजियस एंड एम्फसाइज दैट हरि, राम, अल्लाह एंड कृष्ण are different names of same God and there are many ways to God and to God and salvation। रामकृष्ण परमहंस ये बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, जीता जागता मिसाल है, जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद को भी इन्हीं के मार्गदर्शन के द्वारा उनके अंदर जो परिवर्तन आया था। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा, उन्होंने ये अपनी बात कही कि जिनको हम मानते हैं अलग अलग भगवान के नामों से, जैसे कि हरि, राम, अल्लाह और कृष्ण, ठीक है ना, जीसस क्राइस्ट, ये क्या है, एक अलग अलग विभिन्न नाम हैं, किसके, भगवान के, मेरे नहीं, सबके क्या है, अलग अलग नाम हैं, ठीक है ना, और बस उनका सब भगवान क्या है, एक ही हैं, और बहुत सारे तरीके हैं जिससे क्या किया जा सकता है, क्या कहते हैं, मोक्ष की आदमी को प्राप्ति हो सकती है। ठीक है ना, एज मैनी फेथ सो मैनी पाथ, एज मैनी फेथ सो मैनी पाथ, ठीक है ना, ये एक काव्य किसका है, एज मैनी फेथ सो मैनी पाथ, ये है रामकृष्ण परमहंस का। फिर इसी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में एक और नया प्रोमिनेंट लीडर हैं, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्प्रेड रामकृष्ण मैसेज एंड ट्राई टू रिकाउंसिल इट टू नीड ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। इन्होंने क्या किया, रामकृष्ण, अभी मैं बता भी रहा था, ये इनके शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के, और इन्होंने क्या किया, रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया, इनकी जो कंटेम्प्रेरी, ठीक है ना, जो इनकी सोच थी रामकृष्ण परमहंस की, वो जो इंडियन सोसाइटी में क्या किया, उन्होंने इसको स्प्रेड किया।
ये क्या हुए, कैसे उभरे, एज अ प्रीचर ऑफ न्यू हिंदुइज़्म, नए हिंदुइज़्म का ये क्या करते हैं, एक प्रीचर थे, मतलब ये क्या करते हैं, मतलब बताते हैं, ठीक है ना। न्यू हिंदुइज़्म को क्या हुआ, इन्होंने एक तरीके से ना रीस्ट्रक्चर्ड किया सोसाइटी को। एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस हेल्ड, जो पार्लियामेंट क्या कहते हैं, धार्मिक सम्मेलन का जो पार्लियामेंट वहाँ पे जो हेल्ड हुआ था, धार्मिक सम्मेलन पे जो हेल्ड हुआ था, कहाँ पे, शिकागो में 1893 में, स्वामी विवेकानंद ने डिलीवर किया इस अपनी फेमस स्पीच, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस कहते थे क्या, सो फार एज बंगाल इज कंसर्न, विवेकानंद इज बी रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी का कहना था क्या, कि जो स्वामी विवेकानंद हैं वो क्या है, एक तरीके से क्या है, जगत गुरु हैं, स्पिरिचुअल फादर हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, जगत गुरु कहने का मतलब वो जगत गुरु, मेरे आशय को समझिएगा, कहने पे मत जाइए, स्पिरिचुअल गुरु हैं, ठीक है ना, स्पिरिचुअल फादर हैं, आध्यात्मिक पिता हैं एक तरीके से, किसके, आधुनिक भारत आंदोलन के वो आध्यात्मिक पिता हैं। स्वामी विवेकानंद ने, अभी मैंने आपको बताया, रामकृष्ण परमहंस की क्या की स्थापना की 1897 में, और ये रजिस्टर हुआ ऑफिशियली, मतलब पूर्ण रूप से ऑफिशियली ये इस्टेब्लिश कब हुआ, 1909 में, अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एट वेलूर इन कलकत्ता, ठीक है ना। कलकत्ता में क्या हुआ, इनका इस्टेब्लिशमेंट हो गया। जो ऑब्जेक्टिव था रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन का, वो क्या था, रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म था, बट इट वॉज हाईली इंस्पायर्ड बाय द एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडिया। जो ऑब्जेक्टिव था किसका, रामकृष्ण मिशन का, वो क्या था कि वो क्या कहते हैं, सामाजिक एवं धार्मिक का क्या करें, रिफॉर्म करें, मतलब क्या करें, उनमें चेंजेस लाए, ठीक है ना। क्योंकि वो हाईली इंस्पायर्ड था किससे, अपने पुराने, मतलब एंशियंट, प्राचीन जो हमारा जो सभ्यता था भारत का, उससे क्या थे, बहुत ज़्यादा ये इंस्पायर्ड थे एक तरीके से, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्योर वेदांता इज़ द आइडियल ऑफ दिस मिशन। जो वेदांत का जो था प्योर थ्योरी, जो प्योर वेदांत का थ्योरी था, वो मिशन का क्या था, आइडियल ऑब्जेक्टिव था। और इसका मेन एम क्या था, हाईएस्ट स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन इनर सेल्फ। हर व्यक्ति अपने आप में चलता फिरता एटम बम है दोस्तों। अब वो बम का दूसरे बम से उसका जुड़ाव मत कर लीजिएगा। कहने का मतलब है इंसान के अंदर अपार शक्ति है। जैसे मैंने आपको शुरुआती लेक्चर में अभी जब लेक्चर ले रहा था तो नकारात्मक एवं सकारात्मक सोच का आपको बताया। अगर आप एक बात बताता हूँ, देखो दोस्तों, स्पिरिचुअल मैं भी हूँ थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा इंक्लाइंड हूँ, तो थोड़ी आध्यात्मिक बातें मैं बोल देता हूँ, बट ठीक है, मेरे अंदर बैलेंस है उस चीज़ का। कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को देखिए ना, हर एंगल, हर विस्तार से देखिए। हमारा भारत जो है ना, वो विभिन्न डाइवर्सिटियों से क्या है, फलीभूत है। और भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं है, स्पिरिचुअल ऐसे ही चीज़ें नहीं है दोस्तों। एज अ स्टूडेंट हमें स्पिरिचुअलिस्टिक पे थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये बताते हैं एक और चीज़ है, मॉडर्न युग का ज़माना है उसके साथ, ठीक है। पश्चिम के देश हमको फॉलो करते जा रहे हैं और हम क्या है, उनको चीज़ों को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, ये कहीं तक प्रासंगिक नहीं है दोस्तों। तो ये यही चाहते थे, इनका एम भी यही था कि जो जितना ज़्यादा आध्यात्मिक के ऊंचाइयों के शीर्ष पे पहुंचेगा, ह्यूमन इनर सेल्फ अपने अंदर ही, वो क्या करेगा, मोक्ष को अटेन कर लेगा। चलता फिरता एटम बम का मतलब ये है, आप अपने ऐसे स्टेट पे जा सकते हो। मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते आपको इस चीज़ों का भी ज्ञान दूंगा, क्योंकि देखिए जो जीवन में भटकाव भी होता है ना, ये इसीलिए होता है। आप अपने गोल पे फोकस क्यों नहीं कर पाते? तो एक बंदा एक अटेम्प्ट पर निकालता, एक बंदे को 6 अटेम्प्ट लगते हैं। ये नहीं कि उस बंदे के अंदर कमी है, उसके अंदर क्या कमी है, किसी नकारात्मक वे से नहीं, उसके अंदर क्या कमी है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो अपने गोल पे क्या हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा, अटेन नहीं कर पा रहा। ये सबसे बड़ी क्या है, कमी है दोस्तों, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो यही इस मिशन का भी यही काम था। ये इनका मेन एम क्या था, ये हाईएस्ट स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाहते थे, किसका, ह्यूमन का, अपने अंदर खुद स्वयं में, दूसरों के अंदर नहीं, स्वयं में करोगे तो देखो आपका जब चश्मा साफ रहेगा ना, तो दुनिया साफ दिखाई देगी। और आपके विचार जो गंदे रहेंगे, नकारात्मक रहेंगे, निकृष्ट विषय के तरीके से आप सोचोगे, तो सारी समाज, सारा देश, सारे लोग आपको गंदे नज़र से आपको क्या करेंगे, दिखेंगे दोस्तों। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। इन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया ऑफ हिंदू रिलीजन में। और इनका ओरिजिनल फॉर्म क्या था, आइडियल वर्शिप का, रिचुअल फॉलो करने का, और सिंबल्स उनके थे अपने अपने, उनको क्या करते थे, ये फॉलो करते थे। जो सेकंड फीचर था इस मिशन का क्या, कि ये बिलीव करता था किसमें, सत्य में, ठीक है ना, इन द ट्रूथ ऑफ ऑल रिलीजन। क्या सारे के सारे रिलीजन क्या हैं, सत्य हैं दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, और रिलीजियस बिलीफ आर डिफरेंट वे टू रीच द सेम डेस्टिनेशन इज ऑन वन गॉड, ठीक है ना। कोई भी अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस जो भी हैं,
कोई अलग अलग वो नहीं है। अलग अलग हम क्या कर रहे हैं, वो पीके पिक्चर देखिए ना, अलग अलग क्या कहते हैं, बस प्रिंसिपल बन गए हैं अलग अलग स्कूल के, और भगवान को पता ही नहीं कि भगवान कौन है। ठीक है ना, कहने का मतलब है सारे भगवान एक ही है दोस्तों। जिसमें आप हरी में मन लगाते हैं तो हरी में लगाइए, हरा में मन लगाते हैं तो हरा में लगाइए, हरा मतलब भोले बाबा में लगाते हैं तो भोले बाबा में लगाइए, अल्लाह में विश्वास करते हैं अल्लाह में लगाइए, कोई भी देखिए भगवान सारे एक ही हैं भाई। देखिए सबके अंदर सेम रक्त बहता है। ये तो नहीं है कि अल्लाह के मतलब, कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं करते हैं। मेरे बस कहने का मतलब है यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी। ठीक है ना, हमारे अंदर क्या है, हम लोग एक रूप व्यक्ति हैं दोस्तों। हम लोग क्या है, हम लोग के अंदर क्या है, हम लोग एक जैसे हैं। सब लोग क्या हैं, सब लोग एक ही हैं, सारे भगवान एक ही हैं। और इनका बिलीव भी यही था, समझे। जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म था स्वामी विवेकानंद का, ये यही रिलीजियस बिलीफ था कि केवल क्या है, अलग अलग तरीके हैं क्या उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन जो मेन सेंटर क्या है भगवान का क्या है, वो सेम है। सभी लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट स्पिरिचुअल अगर मान लीजिए, अगर आपको हाईएस्ट स्पिरिचुअल आपको अटेन करना है, किसी को अटेन करना है, तो मोक्ष पाना है, तो मोक्ष के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष तो एक ही है ना। तो भगवान तो एक ही है, भगवान एक ही हैं दोस्तों। बस इस बात कहने का इनका ये मतलब था। ठीक है, आप लोग खुद समझदार हैं, आप खुद समझिएगा। मूला शंकर अगले प्रोमिनेंट व्यक्ति, और दयानंद सरस्वती, इनका जन्म क्या हुआ था, मूला शंकर ही दयानंद सरस्वती का नाम है। ठीक है ना, ये क्या है, ये इनको क्या, इनका जन्म हुआ था मोरवी स्टेट में, कहाँ पे, काठियावाड़ा, कहाँ पे, गुजरात में। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण फैमिली से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। ही वॉन्डर्ड एज एन एशियाटिक फॉर 15 ईयर, 1845 से 1860 के बीच में, इन सर्च ऑफ ट्रूथ। ठीक है ना, सत्य के तलाश में ये क्या कहते हैं, पूरा घोर तपस्या के कौन, दयानंद सरस्वती, जिनका नाम मूल शंकर भी था। ठीक है, काठियावाड़ गुजरात में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था ब्राह्मण फैमिली में। 1860 में इन्होंने क्या हुआ, लर्न किया रियल मीनिंग ऑफ वेदास। रियल मीनिंग ऑफ वेदास जो है वो कहाँ किया, ये प्राप्त किया कहाँ से, आपका ये जो शिक्षा ली वो कहाँ से ली, आपका वेदास से ली। ठीक है ना, वैदिक रिलीजन से। ठीक है ना, 1860 में इन्होंने क्या मतलब पढ़ा, रियल मीनिंग ऑफ वेदास, वेदास के रियल मीनिंग को पढ़ा और वैदिक रिलीजन को जाना। 1867 में ही हॉस्टेड पखंड खंदनी पटका। ठीक है ना, इन्होंने क्या बनाया, पखंड कंदनी पटका जो है इन्होंने बनाया। 1875 में इन्होंने क्या बनाया, आर्य समाज को बनाया, कहाँ पे, बॉम्बे में बनाया। इनका व्यू क्या था, इंस्क्राइब करता है इनके किताब सत्यार्थ प्रकाश में। ये बहुत ही प्रोमिनेंट है। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा है, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया। पखानंद खंडन, पाखानंद नहीं है ये, पखंड खंडन है। ठीक है ना, पखानंद खंडन। ठीक है, विभाष्य भूमिका, ऋग्वेदा भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, और वल्लभाचार्य मठ खंडन, जो ये थे इंपॉर्टेंट वर्क थे किसके, दयानंद सरस्वती जी के। इन्होंने क्या कहा था, गुड गवर्नेंस जो है ये क्या है, ये क्या है, इस कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सेल्फ गवर्नेंस का। जो गुड गवर्नेंस है वो किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, किसका, सेल्फ गवर्नेंस का। जो आर्य समाज जो है वो बहुत तेज़ी से क्या हुआ, क्या कहते हैं, फैल रहा था एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के क्या कहते हैं विरोध में बहुत तेज आर्य समाज बहुत तेज़ी से फैल रहा था। 1877 में इसका हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया है लाहौर, किसके जो कि विच हेल्प इन एक्सीलरेटिंग द स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट। इसकी वजह से क्या हुआ, जो मूवमेंट का जो गति था फैलने का वो और क्या हो गया, तीव्र हो गया, तेज हो गया। दयानंद ने स्लोगन दिया बैक टू वेदास, कि वेद की ओर चलो दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, वॉज अ कॉल फॉर रिवाइवल ऑफ वैदिक लर्निंग एंड प्योरिटी ऑफ रिलीजन। ये क्या कहते थे, एक रिवाइवल ऑफ वैदिक लर्निंग एंड प्योरिटी ऑफ, और इससे क्या होगा, शुद्धिकरण होगा, क्या हमारे धर्म का शुद्धिकरण होगा। ये दयानंद सरस्वती की अपनी सोच थी। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया रिलीजियस प्रैक्टिस लाइक आइडियल वर्शिप, इनकारनेशन, तंत्र मंत्र का ये क्या किया, पूरी तरीके से बहिष्कार करते थे। इनका एम क्या था, वननेस ऑफ ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन जो हैं जितने धर्म है सबका क्या हो, एकीकरण हो जाए। ठीक है, सोसाइटी एंड द नेशन इटसेल्फ, और उसी से क्या हुआ, क्या धर्म का, और उसी से क्या हुआ, देश का विस्तार हो। इन्होंने क्या कहा, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। इनको क्या कहा था, मार्टिन लूथर किंग ऑफ भारत का। मार्टिन लूथर किंग किसको कहा था, दयानंद सरस्वती जी को कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको देखना है, केवल भावनाओं में नहीं बहना है। भावनाओं इन द सेंस, भावनाएं कभी गलत नहीं होती दोस्तों, लेकिन एग्जाम हमको सेलेक्ट होना भी हमारा उद्देश्य है, तो इन चीज़ों को भी देखते चलेंगे दोस्तों, और अच्छी चीज़ें पाते चलेंगे सकारात्मक विचार के साथ। फॉर हिज एफर्ट इन रिलीजियस रिफॉर्म,
आर्य समाज ने क्या हुआ, दो ग्रुप में क्या हुआ, डिवाइड हो गया। एक जो सपोर्ट करता था वेस्टर्न एजुकेशन को, मतलब पश्चिम सभ्यता के क्या कहते हैं शिक्षा को, और एक जो होता था अपोज करता था पश्चिम सभ्यता के शिक्षा को। स्वामी श्रद्धानंद इसी क्रम में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम जो थे वो अपोज करते थे पश्चिमी शिक्षा को, ठीक है ना। और उन्होंने इस्टेब्लिश किया गुरुकुल को 1902 में। लाला लाजपत राय और हंसराज ने सपोर्ट कर दिया किसको, पश्चिम शिक्षा को। इन्होंने इस्टेब्लिश किया दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जिसे हम आज के नाम में DAV कॉलेज के नाम से जाते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। ये याद रखिएगा दोस्तों, क्या है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। इन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। दयानंद सरस्वती जो थे, ये जो पहली बार यूज़ किए थे वर्ड स्वराज, जो एडवोकेट करता था हिंदी में नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जो कहते थे भारतीय का एक अपना, भारतीयों का क्या है राष्ट्रीय, कहते हैं ना भाषा, जो भारत का हो राष्ट्रीय भाषा किसको करते थे, वो हिंदी को कहते थे। स्वराज का मतलब ये था। और नहीं देखिए, स्वराज का मतलब ये नहीं था, थोड़ा सा मिसलैंड मैंने कर दिया। दयानंद सरस्वती ने पहली बार वर्ड जो है स्वराज का यूज़ किया था, और क्या किया था, उसका क्या किया, एडवोकेट किया था, ठीक है ना, कि हिंदी जो हो, हिंदी वो क्या हो, एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया क्या रहे, ये हमारा राष्ट्रीय भाषा रहे, क्या, इंडिया, भारतीय का राष्ट्रीय भाषा क्या रहे, हिंदी। ही वॉज फर्स्ट टू सजेस्ट रिन्यूसिएशन ऑफ द फॉरेन गुड्स, ठीक है, एंड अडॉप्शन ऑफ कंट्री मेड इंडिजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है ना। वो चाहते थे कि ये पहले व्यक्ति थे जो चाहते थे कि फॉरेन गुड को क्या हुआ, आदमी यूज़ ना करे, और हमारे जो अपना स्वनिर्मित भारतीयों के द्वारा जो बनाया हुआ जो सामान है, जो वस्तु है, वो उसका उपयोग करें। आफ्टर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम आचार्य केशव चंद्र, आत्माराम पांडुरंग। देखिए अगले एक अलग प्रोमिनेंट लीडर है कौन, जो है आपका आचार्य केशव चंद्र, ठीक है ना। आचार्य केशव चंद्र जो है वो इंस्पायर्ड किए थे जैसे आत्माराम पांडुरंग से, जिन्होंने प्रार्थना समाज का क्या रखा था, नींव रखा था दोस्तों, इन 1867। अगले उसी क्रमानुसार में कौन है, महादेव गोविंद रनाडे, जो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हैं आपके सोशो रिलीजियस रिफॉर्म के। महादेव गोविंद रनाडे जो थे 1869 में ज्वाइन किए थे इस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। इनका मेन एम क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन को वो क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या था, वो चाहते थे क्या कि वो अपोज करे क्या, कास्ट सिस्टम को, मतलब जाति प्रथा को वो खत्म करे। इंक्रीमेंट इन द एज ऑफ मेन एंड वुमेन फॉर मैरिज, मतलब कि विवाह के संबंध के विषय वस्तु में वो चाहते थे कि जो आदमी का जो विवाह हो ना, उसमें आदमी का जो विवाह का उम्र हो उसको क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, चाहे वो हिंदू, चाहे वो क्या कहते हैं एक पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, प्रमोशन ऑफ विडो रीमैरिज, क्या कहते हैं विधवा के क्या कहते हैं रीमैरिज, मतलब फिर से वो क्या कर सके, विवाह कर सके, ठीक है ना, ठीक है ना। विडो रीमैरिज की जो प्रथा है, और वुमेन एजुकेशन का, वुमेन का क्या हो, एजुकेशन हो। और कहते हैं एक विधवा भी फिर से क्या कहते हैं, मान लीजिए देखिए किसी कारणवश उनके सुहाग नहीं रहे अगर इस दुनिया में, तो उस विधवा की जीवन क्या हो जाती थी, पूरे तरीके से खराब हो जाती थी। उससे क्या होता है, जीवन जीने का फिर वो अधिकार एक तरीके से वो खो देती थी, जो कि एक तरीके से देखें तो ह्यूमन के बेसिस पे, जो कि एक तरीके से क्या उसकी हत्या के बराबर है। तो इन्होंने ये बहुत ही अच्छा काम किया कि वो विडो रीमैरिज को प्रमोशन किए, और क्या है वुमेन एजुकेशन को, मतलब वुमेन मतलब औरतों के एजुकेशन को, शिक्षा को क्या किया, विस्तार करने की कोशिश की। रनाडे ने ऑल्सो इन्होंने और क्या, इसको क्या कहा जाता था, प्रिकर्सर ऑफ द कल्चरल रिनेसेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है ना। इनको क्या कहा जाता था, प्रिकर्सर ऑफ कल्चरल रिनेसेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक इसी श्रृंखला में एक और हमारे इंडियन क्या कहते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर, जिनका नाम है शिव नारायण अग्निहोत्री। ये कहाँ से थे, लाहौर के थे। 1887 में इन्होंने क्या किया, देव समाज का क्या हुआ, नींव रखा। इन्होंने क्या, इनकी जो टीचिंग्स थी, प्रीचिंग्स थी क्या ऑफ दिस समाज, क्या ये कहता था, इनकी किताब में दिखता है, वो क्या नाम था, देव शस्त्र नाम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देव शस्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो श्री नारायण अग्निहोत्री जी के द्वारा लिखा गया है, ये आप लोग याद रखेंगे। ज्योतिबा फुले उसी लाइन में अगले, मतलब कि अगले क्या कहते हैं सेक्ट में कौन थी, ज्योतिबा फुले थी। 1873 में इन्होंने क्या फाउंड किया, सत्यशोधक समाज का क्या हुआ, नींव रखा, ठीक है ना। और क्या हुआ, इनका जो जन्म हुआ था एज अ गार्डनर फॉर, ये क्या कहते हैं एक माली की फैमिली में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था 1827 में, किसका, ज्योतिबा फुले का। देखिए सोचनी बड़ी सोशल रिफॉर्मर, और कितने ऐसा नहीं कहते हैं, देखिए कोई भी, मेरे लिए तो भाई कास्ट ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती यार, हम लोग पढ़े लिखे हैं, वी आर गोइंग टू बिकम एन सिविल सर्वेंट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज़ नॉट वाइबल, ओके। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो सोचिए, उनको लोग ऐसे कहते थे कि वो सोचिए गार्डनर फैमिली की, एक माली की फैमिली से वो बिलोंग करती थी, और कितनी बड़ी सोशल रिफॉर्मर बनी। जस्ट थिंक अबाउट दैट दोस्तों, क्या लेवल रहा होगा।
आइए आगे चल देख के देखते हैं क्या है। इनकी जो किताब थी गुलामगिरी 1872 में एंड इस समाज, ये क्या किए थे, क्रिटिसाइज किए थे। ज्योतिबा फुले ने क्या हुआ, क्रिटिसाइज किए थे, क्या 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 किए थे, opportunistic Vedas of the Brahmins and call of the need for the protection of lower caste for the exploitation। इन्हें क्रिटिसाइज किया था क्या, जो वेदा में जो अपॉर्चुनिटीज़ दिया गया है किसको, वेदास को, और क्या किया था, लोअर कास्ट को क्या किया था, पूरी तरीके से दबा कुचला समझा गया था उसको। ये क्या करते थे, ये इसलिए लाया था कि उनको प्रोटेक्शन ले सकें, किसके प्रति, लोअर कास्ट के एक्सप्लॉयटेशन, मतलब उनका शोषण होता था और शोषण होता भी आया हुआ है दोस्तों, अब नहीं होता है, अब तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग एक बराबर हैं दोस्तों। पहले के समय में ये होता था जो कि वाइबल नहीं था, वो इनका कॉल था, ठीक है। इनकी किताब किस में दिखती है, गुलामगिरी 1872 में। अगले उसी श्रृंखला में राधाकांत देव जी हैं जो अपोज करते हैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म का, जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन क्या कहते हैं रिफॉर्म थे, सुधार थे, वो क्या राधाकांत देव क्या कहते हैं, अपोज करते हैं और सपोर्ट करते हैं ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स ऑफ फाउंडिंग धर्म सभा इन 1830 एट बंगाल। और ये जो हैं हमारे राधाकांत देव जी, जो 1830 में क्या है धर्म सभा की स्थापना करते हैं राधाकांत देव जी, वो क्या करते थे, ये जो कुरीतियों हैं उनको सपोर्ट करते थे, बताइए, ये अपोज करते थे क्या को, किसको अपोज करते थे, ये जो धार्मिक और क्या कहते हैं सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है, जो धार्मिक सुधार है, उसके क्या करते थे, सपोर्ट करते, मतलब ऑर्थोडॉक्स फीलिंग थी, क्या कहते हैं रूढ़िवादी विचारधारा को, एलिमेंट्स को क्या वो करते थे, फॉलो करते थे। राधा स्वामी अगले उसी सत्र में कौन है, सेक्ट में कौन है, राधा स्वामी के सत्संग मूवमेंट जो है वो है बना कब, 1861 में, बाय अ बैंकर ऑफ आगरा तुलसी राम जी के द्वारा बनाया गया। इनको क्या कहा जाता था, शिव दयाल साहब भी कहा जाता था और स्वामी महाराज भी कहा जाता था दोस्तों। इनके जो फॉलोअर थे वो बिलीव करते थे एक भगवान, एक ईश्वरवाद में क्या करते थे, बिलीव करते थे, किसके फॉलोअर, राधा स्वामी जी के फॉलोअर्स, ठीक है, ठीक है। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था, तुलसी राम जी के द्वारा बनाया गया था, जो क्या करते थे, आगरा के क्या थे, एक बैंकर थे, ठीक है ना, जिनको क्या कहा जाता था, शिव दयाल साहब भी कहा जाता था, ठीक है ना, और क्या कहते हैं इनको स्वामी महाराज भी कहा जाता था। द ग्रेटनेस ऑफ द टीचर सत्संग एंड द ऑर्डिनरी सोशल लाइफ, ठीक है ना। चलिए अगला जो पॉइंट है क्या, सोशल रिफॉर्मर जो है महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख जो हैं 1823 से 1892 के बीच में इनका रिजाइम है। ये एक फेमस लोकहितवादी थे, ठीक है ना, लोकहितवादी थे। ये एक मेंबर थे किसके, गवर्नर जनरल काउंसिल के 1880 में। विष्णु परशुराम जो थे पंडित, अगले इसी सेक्ट में कौन अगले रिफॉर्मर थे, विष्णु परशुराम पंडित जो थे, लेड फर्स्ट विडो रीमैरिज मूवमेंट इन महाराष्ट्र। सबसे बार पहला विडो रीमैरिज एक्ट, मतलब विधवा विवाह प्रथा जो है जो आंदोलन है वो महाराष्ट्र में विष्णु परशुराम जी के द्वारा चलाया गया था। ये एक प्रोमिनेंट पॉइंट है दोस्तों, किसके द्वारा सबसे पहले महाराष्ट्र में चलाया गया था, विष्णु परशुराम पंडित जी के द्वारा चलाया गया, ये आप लोग याद रखेंगे। 1850 में इन्होंने क्या किया, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, मतलब विधवा विवाह का क्या कहते हैं एक एसोसिएशन बनाया, ठीक है ना, विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया, किसके क्या कहते हैं, और एंड विद दिस इनके साथ क्या किया, इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया विडो रीमैरिज मूवमेंट, ठीक है ना, विधवा विवाह का प्रथा जो है, प्रथा का विधवा विवाह का जो क्या कहते हैं एक तरीके से आंदोलन इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया। कब बना, विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1850 किसके द्वारा बनाया गया, विष्णु परशुराम पंडित जी के द्वारा बनाया गया। और कब मूवमेंट, ये सबसे पहले इन्हीं के द्वारा महाराष्ट्र में चलाया गया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त फैक्ट हैं दोस्तों। और यहीं से देखिए, इन्हीं डॉट्स को जोड़िएगा ना तो हमारी किस तरीके से एक झलकी होगी, एक कहते हैं ना एक कहानी होगी उस समय क्या कहते हैं हमारे आधुनिक भारत की, किस तरीके से कहानी शेप हो रही होगी, किस तरीके से आदमी का दिमाग का विस्तार हो रहा होगा। एक बार ज़रा सोच के देखिए, कितना प्यारा लगता है। देखिए इस तरीके से लोगों के दिमाग में चेंजेस आए होंगे, कैसे रूढ़िवादी से हम लोग क्या कहते हैं मॉडर्न इंडिया की तरफ होंगे। यही सारे पॉइंट मेंस में आते हैं, यही आपको सोचना, एप्टीट्यूड चाहिए, ज्ञानी ना बनिए, एप्टीट्यूड डेवलप कीजिए। यू आर गोइंग टू बिकम ए सिविल सर्वेंट, आपके सामने पोजीशन मतलब काम रहेगा, मतलब एक मतलब कहते हैं ना एक बैग आपके सामने केसेस आ जाएंगे और आप क्या करना, आपको बेस्ट ऑप्टिमम क्या करना है, सॉल्यूशन प्रपोज करना है। तो इसी तरीके से दिमाग खुलेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरामजी एम मालाबारी अगले जो सोशल इकोनॉमिक सोशो रिलीजियस के मूवमेंट के लीडर हैं। बरामजी एम मालाबारी ये एक पारसी सोशल रिफॉर्मर थे जिनका जन्म 1853 में कहाँ हुआ था, बड़ौदा में हुआ था।
द एज ऑफ कंसेंट जो है 1891 में पास होता है इनके एफर्ट्स के द्वारा। और एमजी अगले उसमें क्या है, क्या कहते हैं सेक्ट में क्या है, एमजी रनाडे और रघुनाथ राव 1887 में बनाते हैं क्या, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। क्या है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को क्या होता है, नींव रखी जाती है। और इनका मेन एम क्या था, कॉन्फ्रेंस वाज टू एबॉलिश सोशल इवी लाइक पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज और पैट्रियार्की। जो है कहते हैं ना बाल विवाह हो गया एक तरीके से, और जो कहते हैं ना कि पुरुष प्रथा समाज जो होता है, पेट्रियार्की सिस्टम को क्या, जो इस तरीके के कुरीतियाँ थी हमारे समाज में, उसको क्या कर रहा था, इसको ख़त्म करना इनका क्या काम था, किसका, एमजी रनाडे और रघुनाथ राव को 1887 में इन्होंने क्या फाउंड किया, इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस। इनका एम क्या था कि ये पॉलीगैमी एक तरीके से ख़त्म करें, ठीक है ना, जो इनका था बाल विवाह एक तरीके से कह सकते हैं, पॉलीगैमी आपको कहेंगे बहुविवाह को, बहुविवाह हो गया, पैट्रियार्की हो गया, एक कहते हैं जो पुरुष प्रथा समाज है, उस तरीके की कुरीतियाँ जो हमारे जो कहते हैं समाज में थी, उनको क्या करते थे, निस्तनाबूद करना चाहते थे। इनका प्रोटेक्शन क्या था, अगला क्या था, प्रोटेक्शन वाज टू प्रोवाइड द पीपल कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुइज्म बाय रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1856, ठीक है ना। और प्रोटेक्शन क्या था, प्रोवाइड करना पीपल को जो कन्वर्ट होना चाहते हैं हिंदुइज्म में बाय रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1856 के अंतर्गत। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगला है जो विडो रीमैरिज जो था, वो उसको क्या कहते हैं, लीगल बैकिंग बाय हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। एबॉलिशन ऑफ सती रेगुलेशन 1829, ये किसके द्वारा लाया गया था, बहुत ही उदार व्यक्ति थे ये, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था। ये बहुत ही अच्छे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। वाइसरॉय और गवर्नर जनरल का ये मैं चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गो एंड वॉच देयर, ठीक है ना, आप वहाँ जाकर उसको देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताया, एक एक पॉइंट को तार तार करके रख दिया दोस्तों, ज़रूर देखिए। और आपके लिए ही इतना मेहनत कर रहा हूँ और देखता हूँ कैसे सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे अंदर पॉजिटिव विचारधारा है कि मैं आपका सिलेक्शन कराने के लिए क्या हूँ, आतुर हूँ। आप मेरा बस हाथ थामो और चलो, देखता हूँ कैसे नहीं होता दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को एकदम ध्यान से समझते जाइए। एबॉलिशन कहते हैं, एबॉलिशन और जो सती रेगुलेशन था 1829 का, वो किसके द्वारा लाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया और एबॉलिश किया गया सती प्रैक्टिस को। सती प्रैक्टिस जो था उसके बाद सती प्रथा को क्या करना चाहते थे, ये खत्म करना चाहते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ICV जो है, ये प्रिंसिपल कहाँ के हैं, संस्कृत कॉलेज के क्या थे, ये प्रिंसिपल थे, ठीक है ना। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया किसके पीछे, विडो रीमैरिज के पीछे इन्होंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद एवं संघर्ष किया इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। इन्होंने बहुत ट्राई किया टू प्रूव द एफिलिएशन ऑफ, प्रूफ करना क्या चाहते थे, विडो रीमैरिज को वेदास के थ्रू ही क्या करना चाहते थे, प्रूफ करना चाहते थे। बाय हिज एफर्ट, इनके एफर्ट से ही जो विडो रीमैरिज एक्ट है वो पास हो गया। वाह, और इनको क्या हुई, देखिए ये इनके अंदर क्या थी, इतनी ज़्यादा असफलता मिलने के बाद भी ऐसे ही व्यक्ति का क्या होता है, विकास होता है, और इस ऐसे ही आदमी के जो सितारे होते हैं वो गर्दिश में चमकते हैं दोस्तों। जो देखिए, आप कितना भी जीवन में हार जाओ ना, कितना भी हार जाओ, कितना भी लोग गिरा दें, लेकिन जब तक आप अपने आप से नहीं हारोगे ना, आपको दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति, कोई माई का लाल नहीं है कि आपका जो पैर का जो कहते हैं ना एक भी स्पेस आपको हिला के दिखा दे, एक भी स्पेस आगे पीछे नहीं हो सकते हो, लेकिन आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं कर लूँगा। और देखिएगा 69वें BPSC में आपका नाम लिस्ट में होगा, अगर आप मेरे साथ पूरा चल दिए साथ में तो। चलिए, जो विडो रीमैरिज एक्ट है जो है वो पास होता है 26 जुलाई 1856 पे। इनके इतने जद्दोजहद करने के बाद, कौन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बाद, कहने के बाद राजा राम मोहन रॉय जो हैं उन्होंने अपोज किया क्या, सती सिस्टम को बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत बुरी तरीके, मतलब क्या कहते हैं, बहुत अपोज किया, मतलब बहुत ही स्ट्रांगली, मतलब क्या कहते हैं, उनका विल पावर जो था, उनका जो सोचने का कहते हैं ना, एक तरीके से मेरी भावनाओं को समझिएगा, स्ट्रांगली उन्होंने अपोज किया, बहुत ही बुरे तरीके से क्या किया उन्होंने, अपोज किया, बहुत कड़ी निंदा की एक तरीके से कह सकते हैं। तो सती सिस्टम जो है वो एबॉलिश हो गया, ठीक है ना, इनके एफर्ट से, ठीक है ना। और देखिए इन्होंने इतना ज़्यादा निंदा किया, देखिए कितना पॉजिटिविटी देखिए झलक रहा है इनके काम में। भले असफलताएं मिल रही हैं, लेकिन क्या क्या कहते हैं, पॉजिटिव विचारधारा है, सकारात्मक विचारधारा है, पॉजिटिव हो गया। कैसे पॉजिटिव हो गया, अपने कर्म से पॉजिटिव हुआ। कर्म कैसे हुआ, अपने कार्य को बार बार निरंतर अभ्यास करने से वो क्या आदमी हो गया, सफल हो गया। उन्होंने क्या किया, 26 जुलाई 1856 में विडो रीमैरिज जैसी कुरीति चीज़ें थी, उस एक्ट को पास करा दिया। किसके एंगल से, वेदास के एंगल से। अब आप खुद सोचिए, राजा राम मोहन ने अपोज कर दिया क्या चीज़, सती सिस्टम को भी अपोज कर डाला। सोचिए, वो भी बुरी तरीके से कड़ी निंदा करके, सोचिए इतना, जबकि लोग उसके ऊपर क्या थे, आतुर थे, इस कुरीति को कोई हटाना नहीं चाहता। क्यों वो आगे आए, क्योंकि उनके अंदर एक विचारधारा थी, एक सोच थी, एक पॉजिटिव थिंकिंग थी, और उसको क्या किया, एक कहते हैं
पढ़ाई की शक्ति थी, ठीक है ना, और उस वजह से उन्होंने क्या किया, उनके एफर्ट से ये क्या हुआ, सती सिस्टम को क्या किया गया, एबॉलिश कर दिया गया 1829 में, ठीक है। स्लेवरी जो है वो इलीगल कर दिया गया 1843 में। 21 एक्ट के पास के होने के लॉर्ड एलनबोरो के द्वारा जो पास किया गया था एक्ट, उसके द्वारा। इसी श्रृंखला में एक और बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं और रिलीजियस रिफॉर्मर हैं हमारे केशव चंद्र सेन। 1872 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पास करते हैं नेटिव मैरिज एक्ट। इसके हिसाब से जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा उम्र जो होना चाहिए लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, क्या कहते हैं, शादी की विवाह की उम्र होनी चाहिए, वो फिक्स कर दिया 14 साल लड़कियों के लिए और 18 साल लड़कों के लिए, ठीक है ना। इसको कहा गया था ब्रह्मा विवाह एक्ट भी कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ब्रह्मा विवाह एक्ट जो है वो किसके द्वारा लाया गया, केशव चंद्र सेन। याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट को पास कराया। कब कराया दोस्तों, 1872 में। इन्होंने बहुत ही प्रोमिनेंट एक रोल प्ले किया। क्या किया, नेटिव रीमैरिज एक्ट को लाया, नेटिव मैरिज एक्ट को लाया और उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया, जो विवाह करने की जो उम्र थी लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल कर दी और इसी एक्ट को कहा जाता था ब्रह्मा विवाह एक्ट। याद रखेंगे दोस्तों, एकदम छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। देखता हूँ सिलेक्शन कैसे नहीं होता, तवड़े तरीके से एकदम पढ़ते रहिए। देखिए एक से एक फैक्ट इसके अंदर देखिए मिल रहा है, कैसे सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, यहीं से सवाल बनना है। मैं बोल रहा हूँ यहीं से बनना, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप करो। जो है चाइल्ड मैरिज एबॉलिशन एक्ट, चाइल्ड मैरिज एबॉलिशन एक्ट जो था वॉज मेड बाय एफर्ट ऑफ एजुकेशनलिस्ट डॉक्टर हरिवंश शारदा के द्वारा ये किया गया, इसको बनाया गया। इनका ऑन हिज नेम इसको कहा जाता था शारदा एक्ट भी कहा जाता था, ठीक है ना। मैरिज एबॉलिशन, ठीक है ना, मैरिज एबॉलिशन एक्ट जो था ये किसके एफर्ट के द्वारा बनाया, एक बहुत बड़े क्या कहते हैं एजुकेशनलिस्ट थे, ठीक है ना, बहुत बड़े मतलब पढ़े हुए के एक कहते हैं ना बुद्धिजीवी थे, जिनका नाम था हरिवंश नहीं था, सॉरी फॉर क्या कहते हैं गलत तरीके से मैंने इंटरप्रेट कर दिया, डॉक्टर हरिविलास शारदा इनका नाम था और इन्हीं के नाम पे शारदा एक्ट भी पड़ा था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, मिनिमम लीगल एज जो गर्ल्स की थी किसकी विवाह करने की, वो 14 वर्ष थी और क्या कहते हैं लड़कों की विवाह करने की उम्र थी कम से कम 18 एज थी दोस्तों। यही हमारा क्या था, ब्रह्मा एक्ट में भी और ब्रह्म विवाह एक्ट में भी था, जो केशव चंद्र सेन के द्वारा लाया गया था। अगले इसी श्रृंखला में बहुत ही अच्छी और बहुत ही मॉडर्न इंडिया की एक बहुत बड़ी नाम हस्ती कहते हैं, जीती जागती मिसाल, जो सोचिए खुद बाहर से आई थी। He is an European lady and came to India and just changed the life of thousand and thousand peoples। उनका नाम था, उस क्या कहते हैं उस सोसाइटी का नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी दोस्तों। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके द्वारा बनाया गया, मैडम एचपी ब्लावत्स्की के द्वारा बनाया गया, जो कि एक रूसी महिला थी, ठीक है ना, और कॉर्नल एमएस ऑलकॉट के द्वारा बनाया गया, जो कि एक अमेरिकन आर्मी ऑफिसर थे। देखिए हमारा भारत का जो विस्तार हुआ और उसमें जो यूरोपियन जो थे, यूरोपियन विचारधारा का इस तरीके से आगमन हुआ। देखिए वो लोग खुद सोचते थे, देखिए व्यक्ति ही व्यक्ति, देखिए हर व्यक्ति के अंदर रक्त बहता है। देखिए किसी को काटिएगा कि उसमें से रक्त ही बहेगा, ये नहीं है कि कोई ऊपर कास्ट का, कोई नीचे कास्ट का, कोई यूरोपियन है तो उसके में से नीला खून निकलेगा, आपके में से हरा खून निकलेगा। सबके में लाल रक्त बहता, सबके अंदर सेम फीलिंग होती है, सब इंसानी है। तो देखिए बाहर के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो इंडिया में आ करके पूरे तरीके से क्या कर रहे थे, इस मुहिम को सपोर्ट कर रहे थे। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव रखी जाती है मैडम एचपी ब्लावत्स्की के द्वारा, जो एक रूसी महिला थी, और कॉर्नल एमएस ऑलकॉट जो हैं एक अमेरिकी आर्मी ऑफिसर थे, उनके द्वारा रखी जाती है। ये फाउंड कहाँ होता है, न्यूयॉर्क में फाउंड होता है, जो कि अमेरिका में है। इन्होंने शिफ्ट किया अपना हेडक्वार्टर कहाँ, न्यूयॉर्क से अड्यार। अड्यार कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है आउटस्कर्ट ऑफ मद्रास के आउटस्कर्ट्स पे क्या पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं कहाँ पड़ता है। 1882 में देखिए मद्रास के आउटस्कर्ट्स पे। अब ये मत कहिएगा सर आप पढ़ के बता दियो, कहने का मतलब है मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। अड्यार जो पड़ता था मद्रास के जो तटीय इलाका है वहाँ पर पड़ता है अड्यार, ठीक है ना, आउटस्कर्ट्स मतलब बाहरी हिस्से में, ठीक है ना, जो है विच लेटर ऑन बिकम द इंटरनेशनल ऑफिस। वो क्या बन गया, क्या अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस बन गया बाद में। 1889 में एनी बेसेंट जो थी वो क्या बन गई, मेंबर बन गई इसी सोसाइटी की 1893 में, और उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्टिव रोल क्या हुआ प्ले किया इस सोसाइटी में। इनका जो मानना था, हिंदुइज्म जो है मोस्ट स्पिरिचुअल एंड एसोटेरिक रिलीजन है, ठीक है ना, एसोटेरिक रिलीजन है।
जो हिंदू रिलीजन है क्या है, बहुत ही एसोटेरिक, मतलब कि एक तरीके से गुप्त रिलीजन है और बहुत ही क्या है, आध्यात्मिक रिलीजन है। इनका ये इनका बिलीव था क्या, हिंदुइज्म मतलब क्या है, हिंदुत्ववाद जो है बहुत ही क्या है, स्पिरिचुअलिस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, अध्यात्म तरफ क्या है, इंक्लाइंड है। और क्या कहते हैं, हम ऐसे ही जगत गुरु नहीं कहते हैं दोस्तों, भारतीय ऐसे ही जगत गुरु नहीं है, ये क्या है, साधु और महात्माओं की भूमि है, ठीक है ना, साधु और महात्माओं की भूमि है, ऐसे ही नहीं स्पिरिचुअल हम लोग लीडर हैं दोस्तों। और स्पिरिचुअल क्या है, सबसे बड़ा मोक्ष है जीवन का, ठीक है ना, स्पिरिचुअलिस्टिक से ही सबसे आप क्या कहते हैं, सुखी हो सकते हैं। सांसारिक देखिए, हम ये है थोड़ा स्पिरिचुअलिस्टिक हो जाएगा तो ये दूसरे डायरेक्शन में बात चली जाएगी, मैं इस बात को अभी यहीं पर रोकता हूँ, आपसे विस्तार में जब होगा तो बात करेंगे इसके ऊपर भी। इनका जो बिलीफ था, किसका मानना जो था, एनी बेसेंट का, ये क्या एनी बेसेंट ने क्या किया, इस सोसाइटी को 1893 में इनका बहुत एक्टिव रोल था इस सोसाइटी में। और इनका बिलीफ था जो हिंदुइज्म क्या है, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक की तरफ क्या है, झुकाव है, और क्या है, बहुत ही गुप्त रिलीजन है, मतलब बहुत ही कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स रिलीजन है एक तरीके से। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में इन्होंने फाउंड किया क्या, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का क्या है वो रखा, नींव रखा, किसने, गोपाल कृष्ण गोखले में। ये क्या थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इसकी नींव रखी। वो चेयर कहते हैं, और उन्होंने 21वां सेशन जो कांग्रेस का था 1905 में, उसके क्या रहे, चेयरपर्सन भी रहे। इनको क्या कहा जाता था, गांधी जी का क्या कहा जाता, मेंटर कहा जाता था, गुरु कहा जाता था। 1910 में मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव ने इन्फ्लुएंस होकर किससे, ज्योतिबा फुले से एक फाउंड किया क्या, बहुजन समाज। बहुजन समाज की क्या रखी, नींव रखी, जो खुद ज्योतिबा फुले जो खुद क्या कर रही थी, लोअर क्लास का जो कास्ट का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो हमारे पुराने जो रिलीजियस रिफॉर्म्स ब्राह्मण्स के या जो भी अपर कास्ट के ऊपर जो इन्फ्लुएंस थे, उससे क्या हो रहे थे, जो लोअर कास्ट के लोग रहते एक्सप्लॉयट होते थे, उनके खिलाफ वो मुहिम छोड़े थे। और उसी को फॉलो करते हुए 1910 के रिजाइम में मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव ने इन्फ्लुएंस होकर, किससे, मुझसे नहीं, ज्योतिबा फुले से इन्फ्लुएंस होकर के फाउंड किया बहुजन समाज का, ठीक है। इसका डिमांड क्या था, राइट टू एंटर टेम्पल बाय नादर्स लेड बाय सेवरल राइट्स इन त्रिनुवेली। इनका जो कॉन्फ्रेंस था वो ऑर्गेनाइज हुआ क्या, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इनका कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज हुआ था, और वो किस लिए कॉन्फ्रेंस था, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है ना। एबॉलिशन ऑफ मतलब कि छूत या छुआछूत का क्या हो, छुआछूत का क्या हुआ, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तिलक ने क्या कहा, इफ़ गॉड टॉलरेट्स द अनटचेबल देन आई डू नॉट बिलीव इन गॉड। अगर भगवान नहीं मानते हैं क्या कहते हैं अनटचेबल्स को, तो मैं भगवान में नहीं मानता हूँ। ये कहना किसका था, क्या कहते हैं, हमारे क्या कहते हैं संविधान के निर्माता, कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनका नाम था हमारा BR अम्बेडकर नाम का था उनका, जो इन्होंने क्या कहते हैं संविधान के पिता भी कहा जाता है, ठीक है ना। इनका ये कहना था कि अगर भगवान क्या कहते हैं अनटचेबल्स में बिलीव नहीं करते हैं, उनको टॉलरेट करते हैं, उनको छूने में बिलीव नहीं करते हैं, तो मैं भगवान में नहीं मानता हूँ। ये इनका कहना था। तिलक ने क्या कहा, लोकमान्य और बेताज बादशाह को कहा। तिलक को क्या कहा जाता था, तिलक को, अब देखिए मैं गलती से बोल दिया, वो BR अम्बेडकर नहीं थे, वो बाल गंगाधर तिलक थे, सॉरी एकदम दोस्तों, मैं माफ़ी हो जाता हूँ। तिलक ने कहा था ये क्या, कि अगर भगवान क्या कहते हैं अनटचेबल में बिलीव नहीं करते, तो मैं भगवान में बिलीव नहीं करता। तिलक का मानना था, उनको क्या कहा जाता था, लोकमान्य कहा जाता था, और बेताज बादशाह भी कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से, ये लाइन भी सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये लाइन पूछ देगा और बोल देगा किसने कहा था। इसी तरीके से मैं भी कंफ्यूज हो गया कि BR अम्बेडकर थे, जबकि देखिए अनटचेबल्स के लिए सबसे ज़्यादा काम BR अम्बेडकर साहब ने किया। बहुत सारे लीडर्स ने बहुत काम किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि BR अम्बेडकर साहब ने सबसे ज़्यादा काम किया है, लेकिन एक आदमी के दिमाग में छवि कहीं ना कहीं रह जाती है, क्योंकि हम लोग ने क्या है बचपन से उनके के लिए पढ़ा है कि वो जो अनटचेबल क्लास थे, जो शूद्र कहते हैं जाति के लोग थे, या जो भी अनटचेबल थे, ठीक ना, उनके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा काम किया। और वो इतने लर्नेड पर्सन थे जो आज तक कहते हैं ना कि उतना पढ़ा लिखा उस समय कोई नहीं था दोस्तों, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, ठीक है। तिलक ने क्या कहा, तिलक को क्या कहा जाता है, लोकमान्य भी कहा जाता है, बेताज बादशाह भी कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब BR अम्बेडकर से ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं, कहने का मतलब है बहुत लोग पढ़े होंगे, लेकिन बताइए उस कहते हैं निचले स्तर से आदमी उठ करके उतने ऊपर जाके बैठ रहा है, उस कंपैरिजन में उन्होंने क्या बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी दोस्तों, और बहुत ही लर्नेड पर्सन थे, जो कि उनको कहते हैं संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो तिलक का ये कहना था, डॉक्टर BR अम्बेडकर का नहीं कहना था कि अगर भगवान अनटचेबल्स को नहीं क्या कहते हैं टॉलरेट करते हैं अनटचेबल को, तो मैं भगवान में बिलीव नहीं करता, ठीक है। और तिलक को क्या कहा जाता था, लोकमान्य और बेताज बादशाह कहा जाता था। अगले उसी क्रम में है मौलाना हुसैन अहमद, जो हैं
ये क्या थे, मेंबर थे किसके, दारुल देवबंद के 1866 में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारे कहते हैं धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन थे, किस तरीके से भारत की जो संरचना है किस तरीके से रूपांतरित हो रही थी, जो अंग्रेजी शासन था किस तरीके से भारत में रूपांतरण कर रहा था, और जो कुरीतियाँ थीं किस तरीके से उसको कुचल के एक भारत नए आधुनिक भारत का वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था, आगाज़ हो रहा था, फॉर्म हो रहा था, वो हम लोग ने देख लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है दोस्तों। बिना एक भी मिनट फर्दर डिले किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। थ्योरी इतनी ज़बरदस्त तरीके से थी, तो देखिएगा जो इसका क्वेश्चन है कितने हवा में कितनी तेज़ी से निकलेगा, क्योंकि हम लोगों की थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है। प्रश्न संख्या 1 कहता है, जो कैटेगरी है, किस कैटेगरी में पॉपुलेशन वेयर प्राइमरली अट्रैक्टेड बाई रिलीजियस रिफॉर्म ऑफ 19th सेंचुरी। सबसे ज़्यादा किस में था, इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा हुआ था, अर्बन अपर कास्ट के द्वारा भी हुआ था, पुअर ऑर्डिनरीज क्लासेस के द्वारा भी हुआ था क्या, और लिबरल प्रिंस के द्वारा भी हुआ था। ये चारों के चारों क्या है, कौन सी कैटेगरी पॉपुलेशन ये प्राइमरी अट्रैक्टेड थी रिलीजियस रिफॉर्म से, क्योंकि यही बुद्धिजीवी लोग थे, और ये सबसे ज़्यादा वही क्या थे, और बुद्धिजीवी के साथ साथ जो ऑर्डिनरी क्लास के पुअर्स थे, क्योंकि उनके साथ ये हो रहा था, तो वो भी क्या थे, इससे इम्पैक्टेड थे। तो ये क्या कहते हैं, इसमें देखिए अर्बन अपर कास्ट अर्बन अपर कास्ट था, पुअर ऑर्डिनरी, वही कह रहा हूँ, जो लोअर कास्ट के लोग थे नहीं थे, मैं देख रहा था, मैं इसको भी टिक कर दिया गलती से। तो कौन कौन से थे, इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, अपर कास्ट के लोग थे, क्योंकि वो तो क्या थे, ये तो अभी बेचारे क्या हैं, मासूम लोग हैं, इनको खुद नहीं समझ में आ रहा था इनके ऊपर क्या हो रहा था। इसमें से भी कुछ जो बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, मेरे कहने का मतलब वो था, मैंने उस सेंस में इस आंसर को मार दिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पुअर ऑर्डिनरी क्लासेस में भी जैसे हमारी क्या थी, गार्डनर के फैमिली से बिलोंग करती थी, कौन, ज्योतिबा, सॉरी बार बार मैं उनको फीमेल एज कंसिडर कर लेता हूँ, गलती नाम के लिए मुझे एकदम उसके लिए क्षमा कीजिएगा। ज्योतिबा फुले जो थे वो क्या हुआ, एज ए गार्डनर क्या होते थे, गार्डनर क्या हुआ, फैमिली से बिलोंग करते थे, क्या वो एक पुअर ऑर्डिनरी क्लास ही था ना दोस्तों। उसके बावजूद भी क्या हुआ, उनका क्या हुआ, वो एक इंटेलेक्चुअल बने दोस्तों, एक इंटेलेक्चुअल हुए, तभी ना उन्होंने क्या हुआ, ये मुहिम छेड़ी। तो इसकी वजह से हमारा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 47वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, देख लीजिए बीपीएससी का कितना ये फेवरेट टॉपिक है दोस्तों। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, जो हमारा सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन जो था 19वीं शताब्दी का, रिजल्ट करता है क्या, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। एकदम सही बात है, करता है दोस्तों, ठीक है। अब क्या है, रेशनलिज्म, साइंटिफिक टेम्पर और अदर आइडियाज विच आर द बेसिस ऑफ द मॉडर्नाइजेशन एज वेल एज द कोर ऑफ द सोशल रिलीजियस ऑफ मॉडर्न मूवमेंट। ऐसा जो था दोस्तों, ऐसा एकदम था, क्योंकि रेशनल आदमी हो जाता था होना, और साइंटिफिक टेम्पर की वजह से ही क्या हो रही थी, उसका रूपांतरण हो रहा था, ठीक है ना, और मॉडर्नाइजेशन हो रहा था। लेकिन ये कोर सोशल रिलीजियस मूवमेंट का आधार था, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सती प्रथा हुई, जैसे विडो मैरिज एक्ट हुई, ये सब कैसे हुआ, एक तरीके से वो भी इसमें क्या होते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, इम्पैक्ट हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें थे। केवल क्या था, यही ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न वेयर द कोर एरिया ऑफ सोशल मैरिजेस एक्ट, केवल यही नहीं रीज़न थे, और भी रीज़न थे। इसलिए इस वजह से ये दोनों ही ऑप्शन सही है। लेकिन क्या करते हैं, इसका ये पुष्टिकरण जो है, देखिए कहने का मतलब है, आप बात को समझिए, ये रेशनलिज्म, साइंटिफिक टेम्पर और अदर आइडियाज़ जो है ये एकदम सही है। लेकिन क्या है कि और भी रीज़न होंगे, तो लेकिन ये क्या है, एक मेजर रीज़न को क्या हुआ, कवर कर ले रहा है। रेशनलिज्म, रेशनल आदमी हो कि एक मतलब एक ही चीज़ समझे, मतलब कहते हैं ना, रेशनलिटी रहे आदमी के अंदर, साइंटिफिक टेम्परमेंट होगा तभी चेंजेस आएंगी, और भी आइडियाज़ है। देखिए हाँ, थोड़ी देखिए यहाँ पे मैंने भूल गया, और अदर आइडियाज़ मैं ओनली में देख लिया था, मैं सॉरी फॉर दैट, ओनली नहीं है, ये अदर है। हाँ, तो फिर हिसाब से ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। और ये क्या करता है, इसको क्या करता है, सपोर्ट भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, हम लोगों ने पढ़ रखा था। प्रश्न संख्या 3, थोड़ा दोस्तों कंटिन्यूअस बोलने से क्या होता है ना, कभी कभी दिमाग आपका इस तरीके से स्विच होने लगता है कि आप थोड़ा सा गलत, थोड़ा कभी कभी इंटरप्रेट हो जाता है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, कभी कभी बीच में होता, मैं भी इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ कि हमेशा पॉजिटिव ही, मतलब पॉजिटिव तो हूँ ही मैं, मतलब कि हमेशा सही चीज़ इंटरप्रेट हो, ये पॉसिबल जल्दी नहीं हो पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्लास है जो इन्फ्लुएंस हुआ था वेस्टर्न सिविलाइजेशन से पहले, वो कौन था, एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास था दोस्तों। प्रश्न संख्या 4, किसे ग्रेट मैन इज कॉल्ड द फादर इंडिया ऑफ रेनेसा, किसे कहते थे, राजा राममोहन रॉय को कहते थे फादर मूवमेंट ऑफ रेनेसा। किसमें आया, यूपीपीएससी 1994 में आया। प्रश्न संख्या 5 पे जाते हैं, किसको कहा जाता है इंडियन फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, इंडियन रेनेसा का पिता किसको कहा जाता था दोस्तों, किसको कहा जाता है बताइए, ये कहा जाता है आपको राजा राममोहन रॉय को दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं, जो पिता हैं इंडियन रेनेसा के,
मूवमेंट के वो कौन है? आपका राजा राम मोहन रॉय हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं, कौन लीडिंग इनोवाय हैं रेनेसेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया के? वो कहें राजा राम मोहन रॉय हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं, किसको कंसीडर कहा जाता है प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म? प्रॉफिट ऑफ नेशनल राजा राम मोहन रॉय को ही कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 पे आ जाते हैं, किसको कंसीडर किया जाता है मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया? कौन है? राजा राम मोहन रॉय हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, क्या जो फर्स्ट सोसाइटी है फाउंड किया गया राजा राम मोहन के द्वारा वो कौन थी? आपका आत्मीय सभा थी। कब बनाया गया? 1815 में। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म समाज बनाया गया था। ब्रह्म समाज बनाया गया था कब? आपका ब्रह्म समाज बनाया गया था 1828 में बनाया गया था। ठीक है ना, पहले वो क्या था? ब्रह्म सभा था, ब्रह्मो सभा था। उसके बाद उसका ब्रह्म समाज में नाम कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद तत्वोदनी सभा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कौन बनाया था। वो थे आपके देवेंद्रनाथ टैगोर बनाए थे 1839 में। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं, कौन फाउंडर थे आत्मीय सभा के? कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। प्रश्न संख्या 12, ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1828 में हुई थी दोस्तों, 1828 में। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन इसमें कोई भी मैच नहीं करता। देखिए बीपीएससी में आया हुआ सवाल, ये देखिए अब क्या लोगे भैया, यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ सवाल, कितना प्रोमिनेंट चैप्टर है वो आपको अभी दिख जाएगा। इतने सवाल पूछे हैं कि आपका खोपड़ी जो होगा वो चकरा जाएगा दोस्तों। आप लोग बस ध्यान से पढ़िए। राजा राम मोहन रॉय ने स्टेब्लिश किया था ब्रह्म समाज का, कब किया था? 1828 एडी में किया था। 12 अगस्त 1828 को क्या 20 अगस्त 1828 को किया था, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज जो था वो फाउंड किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। एमपीपीसीएस 1992 में आया हुआ सवाल है। जो फाउंडर थे, प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15, द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। अब इतने एग्जाम है, सबका नाम मैं ले नहीं सकता हूँ, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, आप लोग ग्रेजुएट हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 कहता है, राजा राम मोहन को टाइटल जो राजा किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। अकबर द्वितीय ने किसको भेजा था? मुगल एम्परर थे, कहाँ के? उस समय रिजाइम में, राजा राम मोहन के रिजाइम में। और उन्होंने क्या किया था? यूनाइटेड किंगडम भेजा था एज ए एम्बेसडर। राजा राम मोहन रॉय को अकबर द्वितीय के मुगलिया सल्तनत के उससे उनको भेजा गया था इंग्लिश ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम भेजा गया था। क्यों? कि अकबर सेकंड का क्या करें, वो इंक्रीमेंट करा सकें। क्या चीज़ बढ़वा सकें? उनकी पेंशन को बढ़वा सकें। और या वहीं पे उनकी क्या हो जाती है, थोड़े दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। और उनका जो उनका क्या कहते हैं 27 सितंबर 1833 को उनको क्या कहते हैं ब्रिस्टल के भेजते हैं उनको। ब्रिस्टल में ही उनकी हो जाती है मृत्यु हो जाती है। और उनको क्या कहते हैं मेनिंजाइटिस की वजह से उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखिए बीमारी का नाम भी आ गया। कोई अगली बार क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी बीमारी हुई, तो ये बीमारी का नाम याद रखेंगे। ठीक है, मेनिंजाइटिस की वजह से राजा राम मोहन दुनिया में नहीं रहे दोस्तों 27 सितंबर 1833 को। ठीक है, स्टेपल्टन ब्रिस्टल के पास, और उनका क्या है वहाँ पर उनका क्या कहते हैं उनको दफनाया गया। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं, हु एडॉन राजा राम मोहन रॉय एज द टाइटल ऑफ राजा? वो कौन है? मुगल एम्परर अकबर द्वितीय। प्रश्न संख्या 18, समाधि ऑफ राजा राम मोहन रॉय, वही मैं बोला, वो कहाँ पे? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है दोस्तों। उत्तराखंड पीसीएस 2006 में आया, एमपीपीएस 2017 में भी सवाल आया हुआ था। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं, कलकत्ता यूनिटेरियन कम्युनिटी। ठीक है ना, ये केशव चंद्र सेन के एसोसिएटेड पूछ रहा है कि स्टेब्लिश में उन्होंने क्या क्या करवाया। तो उन्होंने क्या करा? कलकत्ता यूनिटेरियन जो कमेटी है ये किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों? ये मैं आपको बता दूँ, ये नहीं बताया गया है। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, और डीएन टैगोर मतलब देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और विलियम एडम आपका एडम के द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है ना दोस्तों, ये कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, ये दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, ये वीडियो में लिखा हुआ है, आप इसको लिख लीजिएगा। मेरी थोड़ी मैं बताऊँ उंगली में चोट लगी है, अभी तक रिपेयर नहीं हो पाया है, और इसका रिपेयर करने के लिए दवा खा रहा हूँ, और कोई पाना से तो है नहीं कि सही हो जाएगा, अपने आप थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। इसको आप लोग समझ लेंगे। डीएन टैगोर है, और राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ, डब्ल्यू कहते हैं विलियम एडम है। इन्होंने क्या हुआ? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की थी। ट्रेबनेकल न्यू डिपेंशन जो है डिस्पेंशन, ये बनाया गया केशव चंद्र सेन के द्वारा, और इंडियन रिफॉर्म भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 20 पे आ जाता है, जो फाउंडर थे भारतीय ब्रह्म समाज के, वो कौन थे? आपका कौन थे? डीएन टैगोर थे। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर थे आपके, क्या पूछा है? भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा बनाया गया था भारतीय ब्रह्म समाज दोस्तों, याद रखिएगा। ये देखिए, फाउंडर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ कहते हैं नाथ ने स्ट्रिप्ट किया था टाइटल ऑफ आचार्य फ्रॉम केशव चंद्र सेन इन 1865। केशव चंद्र सेन ने क्या किया? केम आउट फ्रॉम द ओरिजिनल ब्रह्म समाज, वो वहीं से आए थे, और ग्रुप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर से क्या हुए थे? इन्फ्लुएंस हुए थे। उनको अपने आप को क्या कहते थे? आदि ब्रह्म समाज कहते थे। और ये जो ग्रुप था अंडर द लीडरशिप ऑफ द केशव चंद्र सेन, इनको क्या कहते थे? भारतीय ब्रह्म समाज कहते थे, और न्यू ब्रह्म समाज कहते थे। अगेन 1878 में नवीन ब्रह्म समाज वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू केशव चंद्र सेन गॉट मैरिड 13 ईयर ओल्ड डॉटर विद द किंग ऑफ कोच बिहार।
जो अपोज किया इस सेक्शन को आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने क्या किया, साधारण ब्रह्म समाज की क्या की स्थापना कर दी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे लाइन से अपने आप एक क्वेश्चन बनने की क्या है, पूरी उम्मीद है। प्लीज़ 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 ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन रॉय जो थे फ्रिंगे कमल बोस के यहाँ रेंटेड थे, ठीक है ना, वेयर जो उन्होंने ब्रह्म समाज की क्या हुई स्थापना की। ताराचंद चक्रवर्ती जो थे ये पहले सेक्रेटरी थे। दीननाथ टैगोर ने ज्वाइन किया सोसाइटी 1843 में, और केशव चंद्र को सेन ने क्या किया 1857 में, ठीक है ना। ये इनकी ओपिनियन में क्या थे, डिफरेंट थे। देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने फॉर्मली बना दिया क्या, भारतीय ब्रह्म समाज, और उसको बाद में क्या कहा गया, ब्रह्म समाज, और उसको क्या कहा गया, आदि ब्रह्म समाज भी कहा गया। और ये जो सारा डिटेल है वो देखिए आप कहीं से देख लीजिएगा, ये दिया हुआ गैजेट ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2, जो मतलब मैं आप एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूँ तो आप लोग देखते लीजिए, ठीक है ना। ये सारा क्या है, वहीं से लिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए प्रोफेसर आर.एल. गुप्ता ने और ये अपनी बुक अननोइंगली डिस्क्राइब किया क्या, केशव चंद्र क्या न्यू ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज के बारे में। और फेमस हिस्टोरियन जो है अदर बुक्स में ये सब बताते हैं केशव चंद्र सेन के बारे में, जो फाउंडर थे क्या, आदि ब्रह्म समाज के। ये आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से कई क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ दिया है। और आपके लिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ, आप ही के हित के लिए कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको पढ़ते रहिए दोस्तों। किसने फाउंड किया था, आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, हम लोगों ने देखा था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ज्वाइन किया था ब्रह्म समाज को 1842 में, और उनको और फिर वो कहते हैं अपॉइंट किया था केशव चंद्र सेन को एज एन आचार्य ऑफ ब्रह्म समाज। लेकिन उनके ओपिनियन में क्या हुआ, कहते हैं डिफरेंसेज होने लगा, और जो टाइटल ऑफ आचार्य का कहते हैं वो छीन लिया गया केशव चंद्र सेन से, और उससे क्या हुआ, सेन ने क्या किया, लेफ्ट कर दिया। ब्रह्म समाज ने फॉर्म किया, ब्रह्म समाज ने क्या किया फॉर्म, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 1866 में, और देवेंद्र नाथ टैगोर जो बन गए इसके आदि ब्रह्म समाज के क्या बोलते हैं फाउंडर बन गए, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 पे वहीं आ जाते हैं, किसको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन लोगों में से किसी को नहीं कहा जाता, किसी को, कौन है वो, राजा राम मोहन रॉय हैं भैया, राम मोहन रॉय हैं, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। UPRO में आया हुआ सवाल है, देख लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी, जो प्रिंसिपल था वो किस पे था, मोनिथिज्म पे था, ठीक है ना, अद्वैत पे विश्वास करता था वो, इसीलिए, ठीक है। कौन सा जो है प्रोटेस्ट नहीं किया था राजा राम मोहन रॉय को, हु ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट प्रोटेस्टेड बाई राजा राम मोहन रॉय, कौन ना था, वेस्टर्न एजुकेशन जो था वो, क्योंकि उसको सपोर्ट करते थे इसीलिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 25 पे 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है किसके, ब्रह्म समाज के रिगार्डिंग। ये आइडोलेट्री को अपोज करते थे, एकदम सही है। इन्होंने डिनाई कर दिया नीड ऑफ प्रीस्टली क्लास ऑफ इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, एकदम ये भी सही है हमारा। इट इज़ पॉपुलराइज्ड बाय द डॉक्ट्रिन दैट द वेदास आर इनफेलेबल, ये क्या गलत है, तो ये ए बी और क्या बोलते हैं, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, उस हिसाब से सही हो जाएगा। आपको पढ़ाया हुआ है, प्लीज़ उसको ऊपर जाकर के कवर कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ एक बार जाकर रेफर कीजिए, बैक कीजिए वीडियो और देखिए, वहाँ पे मैंने बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर स्ट्रांगली अपोज ज्यूरी एक्ट 1826, किसने किया था, राजा राममोहन रॉय ने किया था। जो एक्ट था 1826 का, ज्यूरी एक्ट 1826 का, इसका ये क्या था, द नेटिव ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कुड नॉट सिट एज जूरर्स इन द केस ऑफ ट्रायल ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम के केस में हिंदू और मुस्लिम क्या करते हैं, एज ए जूरर्स नहीं बैठ सकते थे, यही इन्होंने क्या किया था, अपोज किया था। बट वी आर डिबार्ड फ्रॉम सिटिंग एज सच इन दोज केसेस विच वेयर ऑफ क्रिश्चियन, ठीक है ना। क्रिश्चियंस का रहेगा तो वो कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम केस में वो नहीं रहेंगे। ऑन द अदर हैंड क्रिश्चियंस वेयर full right to sit on the jurors trial of Hindu Muslim, and Raja Ram Mohan strongly opposed on the act on the flagrant injustice contained in under the act, ठीक है ना। ये बहुत क्या था, बहुत गड़बड़ था एक्ट में, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपोज किया, क्योंकि क्रिश्चियन सब में बैठ सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सब में बैठ सकते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम जो है वो हिंदू मुस्लिम में नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है ना। बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुइज्म का था सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, सबसे ज़्यादा बेस्ट रिप्रेजेंट किसके द्वारा हुआ, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया, जिनका नाम क्या था, नरेंद्र दत्त भी था बचपन का, वो याद रखिएगा, इसमें मैंने नहीं बताया था, इसलिए मैंने बता दिया। विवेकानंद ने अटेंड किया था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस, वो कहाँ किया था, शिकागो में किया था, 1893 में किया था दोस्तों, मैंने आपको बताया ऊपर, आप लोग प्लीज़ ऊपर रेफर कीजिए क्वेश्चन क्या कहते हैं थ्योरी को। कौन सा जो फॉलोइंग है पार्टिसिपेट करता पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस हेल्ड, जो शिकागो में हुआ 1893 में, कौन किया था, आपका स्वामी विवेकानंद किए थे, आपको मैंने बता दिया था। स्वामी विवेकानंद ने डिलीवर किया था स्पीच वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस शिकागो में, कब किया था, आपका 1893 में किया था, जो कि 1892 इसमें दिया हुआ है, तो वो स्टार मार्क्स है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 31 पे जाते हैं, कौन जो है रिप्रेजेंट किया इंडिया का वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजियस एट शिकागो 1893, जो रिप्रेजेंट किए थे इंडिया को वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजियस क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस, भूल गया ये कॉन्फ्रेंस बनाना, मैं कॉन्फ्रेंस लगा देता हूँ। कॉन्फ्रेंस एट शिकागो 1893 में। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका, कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं थे, स्वामी विवेकानंद थे। आपके ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 पे वहीं आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जो थे ये पार्ट लिए पार्लियामेंट में एज अ वर्ल्ड रिलीजियस, वो कहाँ लिए थे? 1893 में लिए थे। प्रश्न संख्या 33 पे आ जाते हैं। कौन सा जो फेमस रिफॉर्मर है जो लिखा है जन्य योग, कर्म योग और राजयोग, ये किसके द्वारा लिखा गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग ने अभी अब तक कवर इसको नहीं किया था। यहाँ से हमारी एक और क्या कहते हैं नॉलेज में एडिशन हुआ। कौन फाउंडर था रामकृष्ण मिशन का? वो कौन थे? हमारे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 पे रामकृष्ण मिशन जो है वो किसके द्वारा चला गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कौन फाउंडर थे रामकृष्ण मिशन 1897 के? कौन थे वो? स्वामी विवेकानंद थे क्या? ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने स्टेब्लिश किया रामकृष्ण मिशन का 1893 में। दोस्तों याद रखिए, देखिए कितना बार क्वेश्चन आया है, देख रहे हैं आप लोग, खुद देखिए, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। रामकृष्ण मिशन जो है ये फाउंड हुआ स्वामी विवेकानंद के द्वारा किस ईयर में? 1893 में। ये क्या है? डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 पे वहीं आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 39 पे आ जाते हैं। ठीक है, ये रामकृष्ण मिशन जो है, अच्छा रामकृष्ण मिशन जो है वो फाउंड कब हुआ? हुआ 1893 में। ये गलत है दोस्तों। ठीक है ना, ये क्या है? किसको? शरद मणि कहा जाता था। जो रामकृष्ण मिशन की रामकृष्ण मिशन कह रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? शरद मणि था। शरद मणि मुखोपाध्याय जो थी, शारदा, इनका नाम शारदा देवी था। इनका जो विवाह हुआ था रामकृष्ण परमहंस से हुआ था। एट द एज ऑफ 5 इन 1859 में उनका विवाह हुआ था। दयानंद सरस्वती थे, वो क्या फाउंड किए थे? वो किए थे आर्य समाज का स्थापना किए थे। देखिए 47वीं बीपीओ से 43वीं बीपीओ से, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए प्रश्न संख्या 41 पे जाते हैं। आर्य समाज का स्थापना हुआ था 1875 में दोस्तों, मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, पहले ही आर्य समाज जो है वो किसके द्वारा स्थापना किया गया था? वो आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना किया था। कौन रिस्पॉन्सिबल है रिवाइवल ऑफ वेदास? वो कौन है? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। कहते हैं वेद की ओर चलो, लेट गो बैक टू द वेदास, अभी मैंने बोला, वो कौन है बेटा? दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, MPPCS 1997। अमंग द फॉलोइंग द मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका दयानंद सरस्वती को दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? ये लिखा गया आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश। देखिए कितना बार BPSC में आया हुआ भी सवाल है ये दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या वहीं 47 पे आ जाते हैं। जो राइटर है सत्यार्थ प्रकाश के वो कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस ऑप्शन हो जाएगा ई। देखिए छत्तीसगढ़ भी कभी कभी ऐसा सवाल बना लेता है। ठीक है, ई ऑप्शन वो भी दे रहा है। कौन जो है लिखा सत्यार्थ प्रकाश, वो कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। देखिए UPPCS में 2017 में आया हुआ सवाल है। सत्यार्थ प्रकाश जो है उस सेक्रेट बुक वो किसके ऊपर है? वो किसके ऊपर बनाया गया? आर्य समाज के ऊपर बनाया गया है। जो ऑथर है सत्यार्थ प्रकाश अब तो बताने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग खुद नींद में भी मार देंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट किया शुद्धि मूवमेंट को, वो कौन है? आर्य समाज किया था। शुद्धि मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था आर्य समाज के द्वारा, जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में लाया था। जो क्या किए थे? पीपल वो कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी फ्रॉम हिंदुइज्म, उनको क्या करते थे? कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, ब्रिंग बैक मतलब फिर से जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे उनको क्या कर रहे थे? हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर रहे थे। एक असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन क्या है? आर्य समाज जो था वो क्या था? सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस दे रहा था हिंदूज को। ठीक है, एकदम सही है। आर्य समाज जो तो मूवमेंट था अंडरमाइन द बिलीफ इन सुपीरियरिटी ऑफ वाइट रेसेस, एकदम सही है। दोनों क्या एकदम सही है। बी ऑप्शन जो है इसको करेक्ट क्या कहते हैं, लेकिन क्या है ये इसको क्या कहते हैं एक्सप्लेन नहीं करता दोस्तों। जो आर्य समाज जो था वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस पे बिलीव तो करता था हिंदू से, लेकिन आर्य समाज मूवमेंट जो था अंडरमाइन क्या करता था? बिलीफ ऑन द सुपीरियरिटी ऑफ वाइट रेसेस में क्या करता है? ये क्या करते हैं? ये था, ये सही भी है, लेकिन इसको क्या करता है? ये एक्सप्लेन नहीं करता है दोस्तों। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 53 पे आ जाते हैं। जो क्या कहते हैं कौन सा सही है? ठीक है ना, गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ये किसके द्वारा कहा गया? स्वामी दयानंद के द्वारा कहा गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 54 जो है, कौन सा जो है कौन सा वो पहला व्यक्ति है जो वर्ड बोला था क्या? स्वराज, और एक्सेप्ट किया था हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज, जो किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया था। अब देखिए कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले क्या, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। तुलसीदास का जो था वो 16 सेंचुरी में आए थे। सबसे पहले कौन से? तुलसीदास जी थे। फिर उसका राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833 AD उनका रीजन था। दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 और विवेकानंद का 1863 से 1902 का था। इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। जो फाउंडर थे प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? आप कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है ना, आत्माराम पांडुरंग थे। तो ई ऑप्शन हमारा क्या? ई ऑप्शन कोई इसमें सही नहीं है, क्या है? डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है,
कौन फाउंडर थे प्रार्थना समाज के? वो कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आइडेंटिफाई करना कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ओपिनियंस ऑफ द गिवन प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रेहनी मध्यशांत सभा, ठीक है ना। ठीक है, नरोजी फदुंजी, नरोजी फदुंजी जो हैं ये आपका देखिए सब में है, तो ये तो एकदम मान के चलिए ये तो है ही लास्ट में। ये मध्य मजदायन सभा जो हम लोगों ने नहीं सुना था, रहनुमाई मध्यान सभा, तो ये नरोजी फदुंजी हैं, ठीक है। देखिए प्रार्थना समाज के कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे, तो बी ऑप्शन में दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, ठीक है। अब कौन सा है आपका? यंग इंडिया, वो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया था, सी में है क्या? नहीं है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक हमारा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं। उसके बाद क्या है? यंग इंडिया के बाद लोकहितवादी किसके द्वारा लिखा गया? गोपाल हरि देशमुख के द्वारा लिखा गया है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है। और रेनुमाई मजदान सभा जो है वो किसके द्वारा लिखा है? कहते हैं नारोजी फुर्दोजी के द्वारा लिखा गया है 1851 में, ठीक है। पारसी रिलीजन के थे ये, रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन इन्होंने बनाया था। पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन किसके द्वारा बनाया गया था? रहनुमाई मजदान सभा इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, नारोजी फुर्दोजी के द्वारा। कौन फाउंडर थे प्रार्थना समाज के? वो आत्माराम पांडुरंग थे। चीफ डायरेक्टर जो प्रार्थना समाज के थे वो कौन थे आपके? एम जी रनाडे थे। कौन सा जो फाउंडर हैं देव समाज के थे वो कौन थे आपके? शिव नारायण अग्निहोत्री जी थे। ये याद रखेंगे आप लोग दोस्तों, हम लोग पढ़ा था। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? क्या कहते हैं? ज्योतिबा फुले ने की थी। और देखिए 40वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? वो कौन थे आपके? ज्योतिबा फुले। छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ सवाल है, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, उत्तराखंड पीसीएस। कौन से जो ऑथर थे? गुलामगिरी के कौन थे ऑथर? ज्योतिबा फुले थे। यूपी पीसीएस प्री 2000 में आया हुआ सवाल है। देखिए दोस्तों कितना प्रोमिनेंट सवाल है, देखिए कितने सवाल पूछे गए हैं, तो सवाल यहाँ से बनते हैं दोस्तों। सत्यशोधक समाज जो है लॉन्च किसके द्वारा किया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा लॉन्च किया था दोस्तों, ठीक है। सत्यशोधक समाज जो है फाउंड किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 68 पे आ जाते हैं। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैब्लिश हुआ महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा? वो कौन सा था आपका? सत्यशोधक समाज था दोस्तों, ठीक है। देखिए 65वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, ये देखिए उत्तराखंड में आया हुआ सवाल है, कितना क्वेश्चन आ रहा है देखिए दोस्तों। मेन एम था जो अपलिफ्ट करता था बैकवर्ड क्लासेस को, वो कौन था? सत्यशोधक समाज था। तो कहिए दोस्तों सत्यशोधक समाज था, ठीक है। प्रश्न संख्या 70 पे आते हैं। सत्यशोधक समाज जो था ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा? क्या किस लिए था ऑर्गेनाइज किया था? ये एंटी कास्ट मूवमेंट जो था महाराष्ट्र में चलाने के लिए किया गया था। प्रश्न आंसर सी जो है वो सही होगा दोस्तों। बंगाली लीडर जो हैं उन्होंने अपोज किया था क्या? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, जो कि सपोर्ट किया गया था ऑर्थोडॉक्सी। वो कौन किसके द्वारा किया गया था? जो ऑर्थोडॉक्स की तरफ करते थे वो राधाकांत देव थे, हम लोग ने पढ़ा था दोस्तों। कौन से जो है स्टार्ट किया गया था अपोजिशन रिलीजियस सोशल आइडियाज? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। वो कौन सा था? समाचार चंद्रिका जो था। देखिए भवानी चंद्र बंदोपाध्याय जो पब्लिश करते थे क्या समाचार चंद्रिका, ये देखिए क्वेश्चन हम लोग ने नहीं पढ़ा था, आइए इसको देख लेते हैं क्या है। ये स्टार्ट किया गया था अपोज टू द रिलीजियस सोशल आइडिया ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन के सोशल आइडियाज को क्या करता था? ये अपोज करते थे। कौन? समाचार चंद्रिका, जो किसके द्वारा क्या किया था? भवानी चरण बंदोपाध्याय के द्वारा किया गया था, ये याद कीजिएगा। अर्लियर ही इज द एडिटर ऑफ संवाद कॉमेडी के क्या थे? ये एडिटर थे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 73 पे आते हैं। फाउंडर कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के जो फाउंडर कौन थे? ये कौन थे? शिवदयाल साहब थे, ठीक है ना। शिवदयाल साहब कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता था? स्वामी महाराज भी कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 नंबर सवाल क्या पूछता है? कौन से रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र के जिनको नोन आ जाता था लोकहितवादी? मैंने आपको पढ़ाया है अभी लोकहितवादी किसको कहा जाता था। लोकहितवादी कहा जाता था आपका गोपाल हरि देशमुख जी को कहा जाता। गोपाल हरि देशमुख जी को क्या कहा जाता था? लोकहितवादी कहा जाता था। गोपाल हरि देशमुख जिनका रिजाइम था 1823 से 1892 के बीच में, ये क्या थे? समाज सुधारक थे और इंटेलेक्चुअल थिंकर भी थे महाराष्ट्र और भारत के, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था पुणे में। इनका नाम जो था वो था सिद्धय, और इनका उम्र क्या था उस समय? उनका उम्र क्या था? 25 था। देशमुख जो स्टार्ट किए थे राइटिंग आर्टिकल, इनका एम क्या था? सोशल रिफॉर्म करने का था। सोच लीजिए सोशल रिफॉर्म करना क्या था इनका एम था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अपने इनकी एक पत्रिका थी जो कि साप्ताहिक पत्रिका, क्या नाम था? प्रभाकर, अंडर द नेम ऑफ लोकहितवादी। पहले 2 साल में ही पेंट 108 आर्टिकल ऑन सोशल रिफॉर्म। ये करीबन 108 आर्टिकल लिखते हैं पहले 2 साल में। और क्या था? दैट ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैज़ कम टू नोन एज मराठी लिटरेचर। और यही जो ग्रुप सारे आर्टिकल्स के थे उनको क्या क्या कहा जाता था? मराठी लिटरेचर कहा जाता था। लोकहितवादींची शतपत्रे, लोकहितवादींची शतपत्रे, ये बने मेंबर काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल में 1880 में। और ये क्या किए? अपीयर हुए कोर्ट में कब? दिल्ली वियरिंग हैंड वोवन खादी क्लोथ्स, ठीक है ना। ये कहाँ पे क्या कहते हैं? अपीयर हुए कोर्ट में हुए, दिल्ली के अपीयर हुए एज अ
डेली वेयरिंग हैंड वोवन खादी क्लोथ एज अ सपोर्टर ऑफ नेशनल सेल्फ रिलायंस, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 75 पे आ जाते हैं। किसको कहा जाता है निक नेम लोकहितवादी से, ठीक है ना। लोकहितवादी के नाम से किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख। प्रश्न संख्या 76 पे आते हैं। जो कैंपेन था विडो रीमैरिज के लिए महाराष्ट्र में, वो किसके द्वारा चलाया गया था? वो चलाया गया था विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा चलाया गया था। मैंने आपको पढ़ा रखा है, विष्णु परशुराम पंडित जो थे वो चलाए थे एक मुहिम, क्या? विवाह नियम अधिनियम जो चलाए थे, विधवा विवाह के लिए चलाया था किसने? वो इसको विधवा विवाह नहीं कहेंगे, इसको विधवा पुनर्विवाह कहेंगे। महाराष्ट्र में इनको चलाया गया था विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा चलाया गया। ये कैंपेन ज़्यादा विडो रीमैरिज महाराष्ट्र में चलाया गया था विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा। फाउंड किए थे विडो रीमैरिज सोसाइटी भी ये फाउंड किए थे, याद रखिएगा 1850 में इन्होंने लॉन्च किया था विडो रीमैरिज मूवमेंट। BM मालाबारी जो थे वो एक फेमस लीगली एलिमिनेटिंग, ये BM मालाबारी जो थे ये फेमस किस लिए थे? लीगली एलिमिनेटिंग चाइल्ड मैरिज के लिए, हटाने के लिए वो फेमस थे। प्रश्न संख्या 77, जो ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर थे 19वीं शताब्दी के, वो कौन थे? बहराम जी एम मालाबारी थे, ठीक है, बहराम जी एम मालाबारी थे, ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 78 पे आते हैं। जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है वो कब पास हुआ? वो पास हुआ है 1891 में, 1891 में पास हुआ है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है पास हुआ कब? 1891 में दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 79 पे आ जाते हैं। हिज प्रिंसिपल फोर्ट वाज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, वाज अ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। रिलाई हुए थे किस पे? लेजिस्लेशन टू डू अवे विथ सोशल इल्स एंड वर्कड अनसीसिंगली फॉर द इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। जो पर्दा सिस्टम था ये इनकरेज करते थे कंसिडरेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम ऑन अ नेशनल स्केल, और इनॉग्रेट किया इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ? इन्होंने क्या हुआ? फॉर्म किया, ठीक है, और ऑन अ नेशनल स्केल पे किया, ठीक है ना। और ये क्या कहा जाता है? विच फॉर मैनी ईयर्स मीट फॉर इट्स एनुअल अलॉन्ग विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये रेफरेंस जो पैसेज है वो किसके रिगार्डिंग है, ठीक है, वो किसके रिगार्डिंग है आपको बताना, किसके रिगार्डिंग है। ये है आपके महादेव गोविंद रनाडे के अकॉर्डिंग पे ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है ना। ये देखिए IS प्री 1996 में आया हुआ ये आपका सवाल है, प्रोमिनेंट सवाल है ये दोस्तों। वहीं आ जाते हैं प्रश्न संख्या 80 पे, 80 नंबर क्वेश्चन पे। तो आइए सवाल क्या बोलता है। ये सवाल बोलता है आपका क्या? ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस था वो फॉर्म कब हुआ था और क्या रीज़न था इसके फॉर्मेशन का? इसके फॉर्मेशन का क्या रीज़न था? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो चाहती थी क्या? टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म करना चाहती थी, डेलिब्रेशन एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ सेपरेट बॉडी फ्रॉम सच अ पर्पस। इस पर्पस से एक सेपरेट बॉडी बनाई जाती है। IS प्री 2012 में आया हुआ सवाल है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो नहीं चाहती थी इंक्लूड करे सोशल रिफॉर्म इन डिलिब्रेशन, और ये फेल्ट करता था क्या? कांग्रेस प्लेटफॉर्म शुड बी डिवोटेड पॉलिटिकली एफर्ट्स के लिए केवल यूज़ हो। सो इन्होंने क्या डिसाइड किया? फॉर्म अ सेपरेट बॉडी फॉर सच पर्पसेस। वहीं आ जाता है प्रश्न संख्या 81 पे, 81 नंबर क्वेश्चन जो हमारा क्या कहता है? 81 नंबर सवाल, आर्य समाज जो है वो फाउंड होता है कब? 1835 में। एकदम सही है दोस्तों, 1835 में। अरे सॉरी 1835 में कहाँ होता है इनका? ये होता है 1875 में। और किसके द्वारा किया जाता है? अब क्या? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ये गलत है, सॉरी फॉर दैट। लाला लाजपत राय थे, अपोज किए थे अपील ऑफ आर्य समाज ऑन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, और सपोर्ट किए थे सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम को। एकदम सही है दोस्तों, इन्होंने किया था, ठीक है। ये भी गलत है दोस्तों ये भी गलत है, ठीक है ना। मैं ऐसे ही मस्ती कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये भी सही है क्योंकि हर चीज़ को मैं बार बार करता हूँ ना, ये भी सही है, ये भी सही है, तो मैं देखता हूँ कि आपका अटेंशन कितना है। ये गलत है दोस्तों। लाला लाजपत राय ने क्या अपोज किया था अपील आर्य समाज का? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब क्या है? अंडर द केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज जो है वो कंपेन करते हैं वुमेन के एजुकेशन के लिए। तो ये करते हैं, ये भी करते हैं हाँ, इस बार ये करते हैं अंदर केशव चंद्र सेन के ही में ब्रह्म समाज। वो याद है आदि ब्रह्म समाज, और क्या कहते हैं नव ब्रह्म समाज क्या हुआ? डिवीजन हो जाता है, ठीक है ना। फॉर वुमेन एजुकेशन एकदम सही है। विनोदा भावे जो थे फाउंडर थे किसके? सर्वोदय समाज के। वर्कर अमंग रिफ्यूजीज, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये अभी तक हम लोग ने क्या इससे रूबरू नहीं हुए थे, ये जानना जरूरी है कि विनोदा भावे जो थे सर्वोदय समाज के क्या थे? क्या कहते हैं फाउंड किए थे इन्होंने वर्क अमंग रिफ्यूजी के लिए। प्रश्न संख्या 82 पे आ जाते हैं। जो टाइटल है द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, वो पास कब हुआ? वो पास हुआ 1856 में दोस्तों। प्रश्न संख्या 83 पे आ जाते हैं।
कौन सा एक्ट है जो पास हुआ 1856 में, वो कौन सा आपका था? उस एक्ट का क्या नाम था? उस एक्ट का नाम था रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट और सती प्रोहिबिशन एक्ट जो है 1856 में पास हुआ था। तो दोस्तों ठीक है, रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट जो हुआ प्रोटेक्ट करता था सिविल राइट ऑफ इंडिविजुअल, कन्वर्ट करता था जो हिंदुइज्म को। हिंदू मैरिज विडो रीमैरिज एक्ट जो 1856 पास हुआ था इनैक्ट करता था रिस्पॉन्स ऑफ कैंपेन ऑफ पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, जो लीगल सेफगार्ड करता था अगेंस्ट द लॉस ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ रीमैरिंग हिंदू विडोज। ठीक है, विष्णु शास्त्री और डी.के. कार्वे क्या थे? ये लीडर थे कनेक्टेड किससे? विडो वेलफेयर से। हमने बताया था डी.के. कार्वे एक प्रोमिनेंट लीडर थे कल के लेक्चर में। डी.के. कार्वे ने फाउंड किया था विडो आश्रम 1899 पुणे में, इस्टेब्लिश किया था पहला वुमेन यूनिवर्सिटी भी 1916 में बॉम्बे में, और सती प्रोहिबिशन रेगुलेशन 1829 में पास हुआ था इनके कहते हैं इन द पीरियड ऑफ विलियम बेंटिक। बहुत विलियम बेंटिक इसके बहुत क्या था उदार, एक इसके क्या कहते हैं उदाहरण है, उदार व्यक्तिकरण था इनका, व्यक्ति था। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे। डलहौजी जो है पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन इस समय प्रेजेंट हुआ था 1848 में, ये याद रखिएगा। जो डी.के. कार्वे है वेस्टर्न इंडियन फिगर कॉन्टेक्स्ट किससे रिगार्डिंग है? ये किससे रिगार्डिंग है? आपका वुमेन एजुकेशन और विडो रीमैरिज से भी दोनों से एसोसिएटेड है। कौन सा प्रोमिनेंटली फॉट फॉर एंड गॉट विडो रीमैरिज लीगलाइज्ड, ये किसके द्वारा हुआ था? हु अमंग फॉलोइंग प्रोमिनेंटली फॉट फॉर द विडो रीमैरिज लीगलाइज्ड, जो किसके द्वारा हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्या है जो विडो रीमैरिज एक्ट है 1856 का इनैक्ट हुआ इस पर रिस्पॉन्स में एज अ कैंपेन ऑफ पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये एक्ट प्रोवाइड करता है लीगल सेफगार्ड अगेंस्ट व्हाट? लॉस ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ रीमैरिंग हिंदू विडोज। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 86 पे। आई हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट गॉड बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ डन ऑन इस अर्थ। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा लिखा गया? इसी तरीके का सवाल बिहार पीसीएस में ज़्यादातर पूछता है, और अब यूपी पीसीएस में तो पहले से पूछता आया हुआ है दोस्तों। ये कहते हैं कभी कभी स्टेटमेंट बेस इसी तरीके से स्टेटमेंट देता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा कहा गया था। प्रश्न संख्या 87 पे आ जाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट कौन सा है? नॉट करेक्ट है, करेक्ट नहीं। कौन सा करेक्ट नहीं है? 1829 में विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम को ऑफेंस किया था बाई लॉ, ये एकदम सही है। ये कह रहा है गवर्नमेंट ने पास किया था 1856 में हिंदू विडो कुड रीमैरी, फिर से वो शादी कर सकती हैं, वो सही है। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 स्वामी दयानंद सरस्वती ने फाउंड किया था आर्य समाज को 1875 में, ये भी सही है। राजा राम मोहन सपोर्टर थे सती सिस्टम के क्या थे? ये सपोर्टर क्या कहते हैं? सपोर्टर नहीं थे। ये क्या किए थे? इन्होंने क्या किया था? याद कीजिए दोस्तों, अपोज किया था ये कुरीतियों से, इसीलिए इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यही गलत है। डिक्लेयर सती इलीगल किसने कहा था? ये किसने कहा था? विलियम बेंटिक ने कहा था, याद रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1819 में एक्ट 5 1843 क्या इलीगल करता है? इलीगल करता है स्लेवरी को। ये लिखा हुआ था, ये किसके द्वारा किया था? गवर्नर जनरल ऑलन बोरो थे उस समय, उन्होंने क्या किया था? स्लेवरी को क्या किया था? इलीगल किया था भारत में। उस समय टर्नओवर किसका था? लॉर्ड एलन मोरो का था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आया हुआ क्वेश्चन है और इस तरीके का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने की उम्मीद भी रहती है। कौन सा है जो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन पासिंग द नेटिव मैरिज एक्ट? ठीक है ना, क्या कहते हैं इसमें एक चीज़ है कि लॉर्ड एलन बोरो ने के टाइम में हुआ, ये जो क्लॉज है ना चार्टर 1833 में, ये कहता है क्या? एंड करना है स्लेवरी को पहले। ठीक है ना, फाइनली 1843 में स्लेवरी को डिक्लेयर कर दिया, क्या इलीगल कर दिया गया पूरे भारत में। पूरे भारत में क्या किया गया? इसको इलीगल घोषित कर दिया गया। एंड ऑल स्लेव्स आर फ्रीड विदाउट एनी कंपनसेशन टू द ओनर्स, और कोई भी कंपनसेशन ओनर को बिना दिए हुए क्या कहते हैं उसको फ्री करना है आपको। नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 का, वो प्ले किया इंपॉर्टेंट रोल। ये इससे कौन एसोसिएटेड थे? ये कौन थे? केशव चंद्र सेन से केसी सेन। कौन थे? आपके केसी सेन थे दोस्तों। इन विच ईयर नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो पास हुआ? नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो पास किस लिए हुआ? वो पास इसलिए हुआ 1872 के लिए में हुआ। प्रश्न संख्या 92 क्या कहता है? जो सिविल मैरिज एक्ट 1872 है वो कर्व करता है प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज बाय प्लेसिंग मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स एट कितना है? उसका उम्र 14 साल है। ठीक है, केसी सेन ने अडॉप्ट किया एक प्रोग्राम ऑफ सोशल रिफॉर्म का ये क्या किया? इनैक्ट किया इन्होंने। ठीक है, अडॉप्ट किया प्रोग्राम सोशल रिफॉर्म फॉर एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, कहते हैं बहुविवाह पॉलीगैमी, और क्या था? विडो रीमैरिज, कहते हैं विधवा पुनर्विवाह, और इंटरकास्ट मैरिज। ये जो है ये क्या करते थे? ये सोशल रिफॉर्म लाना चाहते थे। और नेटिव मैरिज एक्ट जो था
और पास हुआ था 1872 में, और लीगलाइज हुआ एज एन अनऑर्थोडॉक्स इंटरकास्ट मैरिज। ये बैंड किया पॉलीगैमी को, ठीक है। एज ऑफ एक्ट जो है 1891 का, वो फॉरबेट किया मैरिज को गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 12, और इनैक्ट किया क्या एफर्ट्स को एज अ पारसी रिफॉर्मर। बीएम मालाबारी बाल गंगाधर तिलक अपोज किए एज ऑफ कंसेंट एक्ट को भी, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 93 पे आ जाते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बॉर्न इन 1853 वॉज अ पारसी फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। ये एडिटर थे कहाँ के, इंडियन स्पेक्टेटर के, और वॉइस ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे और चीफ क्रसेडर थे एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के। ये कौन है, बीएम मालाबारी हैं, बीएम मालाबारी। कौन है, बीएम मालाबारी। चलिए, बहराम जी एम मालाबारी, जिनको एक क्या थे, पारसी जोरोशियन थे, जो बन गया क्या प्रोमिनेंट इंडियन पोएट, ऑथर और सोशल रिफॉर्मर, जिनका जन्म हुआ था क्या, बड़ौदा गुजरात 18 मई 1853 को। इन्होंने सर्व किया एज एडिटर ऑफ इंडियन स्पेक्टेटर फ्रॉम 1880 अंटिल द मर्जर विद द वॉइस ऑफ इंडिया। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे और एक्टिविज्म थे। एक्टिविज्म में भी इनका क्या था, हाथ था इन द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1885 एज द एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891। प्रश्न संख्या 94 पे आ जाते हैं। क्या मिनिमम मैरिजेबल एज होगी फिक्स्ड अंडर द शारदा एक्ट जो था फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये कितना कर दिया गया था, ये किया गया था 14 साल लड़कियों के लिए, 18 साल लड़कों के लिए। शारदा एक्ट था वो किस लिए था, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ठीक है ना। चाइल्ड मैरिज का जो एज जो था उसको डिसाइड करना था। प्रश्न संख्या 96 पे आ जाते हैं। किसने फाउंड किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैंने ये बताया था, ये एक बाहरी क्या कहते हैं, कौन थी, एचपी ब्लावेत्स्की थी, रूसी महिला थी, जिन्होंने क्या थी, भारत में आकर के भारत में ये इस चीज़ को फॉर्म कहाँ किया था। पहली बात तो ये आप जानना जरूरी है, ये फॉर्म कहाँ हुआ था, थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में फॉर्म हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, एचपी ब्लावेत्स्की और कौन थे, अमेरिकन जनरल क्या कहते हैं, एक आर्मी ऑफिसर थे, क्या नाम था, कॉर्नल हेनरी स्टील एलकॉट, ठीक है ना, एचएस एलकॉट जो थे, उन्होंने किया था। ये देखिए नोबल वुमेन थी, कौन, रशियन नोबल वुमेन एचपी ब्लावेत्स्की, ठीक है ना, और अमेरिकन कॉर्नल कौन थे, हेनरी स्टील एलकॉट थे, विद अटॉर्नी विलियम क्वान जज, ठीक है ना, एंड सम अदर इंडिविजुअल। 1869 में क्या हुआ, प्रिंसिपल फाउंडर थे कौन, मैडम एचपी ब्लावेत्स्की थी, और कॉर्नल ऑलकॉट थे। भारत में इन्होंने सोसाइटी में क्या किया, स्प्रेड किया, ये बहुत तेज़ी से क्या फैलाया, और इस्टेब्लिश किया सोसाइटी ऑफ इंडियन इंटरनेशनल हेडक्वार्टर इन अड्यार, जो कहाँ पड़ता है, मद्रास के क्या कहते हैं आपके आउटस्कर्ट पे पड़ता है। ब्रह्म समाज जो था राजा राम मोहन के द्वारा 1828 में बनाया गया। रामकृष्ण मिशन का फाउंड हुआ स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में, ठीक है। इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि इसमें आपको बताना ज़रूरी था, कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। जो सक्सेस मिली थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत को, वो किस लिए मिली और किसके द्वारा मिली, एनी बेसेंट के द्वारा बनी, ये याद रखिएगा। वहीं आ जाते हैं प्रश्न संख्या 98 पे। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है। यंग बंगाल मूवमेंट है, वो क्या है, हेनरी वेवियन डेरिजियो के द्वारा बनाया गया है। तो ये बोला कौन सा सही नहीं है, तो यह यंग बंगाल इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी कॉर्नल ऑलकॉट और एचपी ब्लावेत्स्की के द्वारा बनाया गया था, ब्लावेत्स्की के द्वारा बनाया गया था, ये भी सही है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन सैयद अहमद खान के द्वारा बनाया गया था, ये भी सही है। बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा नहीं बनाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ये किसके द्वारा बनाया गया था, आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया था, बाबा साहब के द्वारा। 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन कौन सा कह रहा है, फॉलोइंग पेयर जो है, जो क्या है, सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। राजा राम मोहन रॉय का किया था, ब्रह्म समाज का एकदम सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का किया था, एकदम सही है। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, OMG रनाडे जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का किए थे, क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी का किए थे, नहीं, ये कौन किए थे, एचपी ब्लावेत्स्की ने किया था, वेत्स्की, अच्छा सॉरी, और ऑलकॉट ने किया था, याद रखिएगा, ऑलकॉट ने किया था, जनरल ऑलकॉट, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का, ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी का। अब क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सा मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से करता है जो सही, प्रार्थना समाज कौन सा कूट किससे मैच करता है। देखिए, ब्रह्म समाज हमने देखा है, ब्रह्म समाज किसके द्वारा बनाया गया है, ब्रह्म समाज आपका किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है राजा राम मोहन के द्वारा, ठीक है ना। प्रार्थना समाज हम लोगों ने पढ़ा था, प्रार्थना समाज किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों, आप बताइए। अच्छा, आप कैसे बताएंगे, हम ही को बताना है। ये बनाया गया है क्या कहते हैं आपका रनाडे के द्वारा,
ठीक है ना, रनाडे के द्वारा बनाया गया है। कौन? MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा बनाया गया था, ये याद रखिएगा दोस्तों। आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, ये याद आप लोगों को होगा ही। और रामकृष्ण मिशन जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बनाया गया है। और इनके किसके ये प्रीचिंग्स पे चलते थे? रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस, ठीक है, परमहंस, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 101। कौन सा पेयर है जो सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है? थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट के द्वारा बनाया गया, नहीं। HP ब्लावेत्स्की और ऑलकॉट के द्वारा बनाया गया, जनरल ऑलकॉट के द्वारा बनाया गया था, आर्मी ऑफिसर ऑलकॉट के द्वारा बनाया गया था। रामकृष्ण मिशन जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? मतलब बनाया उन्हीं के घर, अच्छा हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में कह रहा है ना। चलिए, रामकृष्ण मिशन जो है वो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा बनाया गया था, ये गलत है। ये कौन बनाया था? स्वामी विवेकानंद बनाए थे। ब्रह्म समाज जो है वो राजा राम मोहन द्वारा बनाया गया था। आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा बनाया गया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी कैसे ये होगा? एनी बेसेंट क्या थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड थी, ये बात सही है दोस्तों, तो इसीलिए ये गलत नहीं मान रहा है। लेकिन बनाया उन्हीं ने था, HP ब्लावेत्स्की और जनरल ऑलकॉट ने बनाया था, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 102 पे आ जाते हैं। कौन सा जो कूट है वो एकदम सही नहीं है? प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम कहते हैं आत्माराम पांडुरंग, एकदम सही है। आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था, जबकि ये गलत है। ये बनाया था राजा राम मोहन रॉय, RRM रॉय बनाए थे, ठीक है। और ब्रह्म समाज जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा बनाया गया था। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। महादेव स्वामी इनको बुलाया जाता था, ठीक है ना। चलिए, तो बी ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा गलत हो जाएगा। कौन सा कूट सही है? ब्रह्म समाज जो है, जो ब्रह्म समाज है वो फॉर्म कहाँ हुआ? कलकत्ता में फॉर्म हुआ दोस्तों, ये याद रखिएगा। सॉरी, कलकत्ता में नहीं फॉर्म हुआ, सॉरी, हाँ, ब्रह्म समाज जो है कलकत्ता में फॉर्म हुआ। और यह मानव धर्म सभा जो है वो कहाँ फॉर्म हुआ? सूरत में फॉर्म हुआ दोस्तों। आर्य समाज जो है, आर्य समाज लखनऊ में फॉर्म हुआ। और नदवा उल उलम जो है मुंबई में फॉर्म हुआ, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 104। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बनाया गया, ठीक है। क्या नहीं, सॉरी, क्या मैं कह रहा हूँ? सत्यशोधक समाज कौन बनाई? ज्योतिबा फुले जो द्वारा बनाया गया था। रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया था। प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना, जो महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। अब कौन सा बज रहा? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल, ये जो है वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बनाया गया था, मुझे याद है। देखता हूँ क्या ये कैसे रनाडे कह रहा है, चलिए देखते हैं, ठीक है। प्रार्थना समाज जो है वो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बनाया गया था। इंस्पिरेशन किसे था? केशव चंद्र सेन, बॉम्बे में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन बनाया था, देखिए बताया ना, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बनाया गया था प्रार्थना समाज। जो पढ़े हैं वो गलत नहीं होगा दोस्तों, ये याद रखिएगा हमेशा। सत्यशोधक समाज जो है जो फाउंड किया गया था ज्योतिबा फुले राव के द्वारा बनाया गया था। और क्या 1876 मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ में बना था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। कौन सा करेक्टली कूट जो है वो मैच है? जो ब्रह्म समाज था ऑफ इंडिया जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा बनाया गया था, नहीं, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो कह रहा है ये कौन सा सही है, ठीक है, नहीं। तत्वबोधि समाज जो है वो किसके द्वारा बना था? केशव चंद्र सेन के द्वारा बनाया गया था, नहीं, ये भी गलत है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फूले के द्वारा बनाया गया था, ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाया गया था, कब बनाया गया था? हम लोग ने पढ़ा था 1905 में बनाया गया था, ये दोस्तों याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 106। MC सेतलवाड, BN राव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये डिस्टिंग्विश करते हैं मेंबर ऑफ द, किसके मेंबर से करते हैं? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी से। प्रश्न संख्या 107 पे आ जाते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो फाउंड हुआ किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। 108 नंबर क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाया गया था। देख लीजिए, ये सारे एग्जाम का मैं नाम क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा एग्जाम है, सबका मैं बताऊँ, उत्तराखंड PCS ये सब आप लोग खुद देखिए कहाँ का कितना प्रोमिनेंट सवाल है, बस मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों। प्रश्न संख्या 109। कौन फाउंडर थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के? कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 110 पे आ जाते हैं। कौन फाउंडर थे बहुजन समाज के? बहुजन समाज के फाउंडर कौन थे? मुकुंदराव पाटिल थे, मुकुंदराव पाटिल। प्रश्न संख्या 111।
राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म जो है एसोसिएशन इनकरेज करता है विडो रीमैरिज एक्ट को, जो फाउंड हुआ 1871 में, और किसके द्वारा हुआ था? वीर सलिंगम के द्वारा हुआ था। ये अभी तक इससे हम क्वेश्चन नहीं देखे थे अपने, मतलब वहाँ ऊपर हम लोग ने इस चीज़ को नहीं पढ़ा था। आइए देख लेते हैं। राजमुंदरी स्कूल रिफॉर्म एसोसिएशन जो था वो फॉर्म हुआ राज बहादुर कंडकूरी वीर सलिंगम पंटुलू के द्वारा। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे मद्रास प्रेसिडेंसी के ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इनको कंसिडर इनको किया जाता है फादर ऑफ तेलुगु रेनेसेंस मूवमेंट, ठीक है ना। थ्रू द एसोसिएशन ऑफ ही फॉट अगेंस्ट क्या है हायरिंग नॉच गर्ल्स एंड सुपरहेडेड कैंपेन फॉर विडो रीमैरिज के लिए किया था इन्होंने। प्रश्न संख्या 112 पे चलते हैं। किसने डिमांड किया था राइट टू एंटर टेम्पल एंड कॉस्ट द टेरिबल राइट ऑन त्रिनवल्ली? ये कौन थे? हमारे नादर्स के द्वारा किया था। नादर्स ने डिमांड किया था राइट टू एंटर टेम्पल इन 1899, जिस क्या कॉस्ट था? टेरिबल राइट था, त्रिनवल्ली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 113 में इफ गॉड नॉट ये किसने कहा था? इफ गॉड वेयर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी, इफ गॉड वेयर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज अ गॉड एट ऑल। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। प्रश्न संख्या 114 पे आ जाते हैं। कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है? राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन और ये दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है ना। तो आपका क्या है? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा क्या कहा गया? ये क्या थे? ये चाहते थे कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म कंटेंट उपनिषद, ये क्या किसका कहा हुआ था? ये आपका ये कह रहा है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है ना। राजा राम मोहन रॉय जो है इसका जो है ये चाहते थे प्योरेस्ट हिंदू फॉर्म ऑफ कंटेंट इन उपनिषद, यही ये चाहते थे। और केशव चंद्र सेन की बात करें अगर हम, केशव चंद्र सेन का अगर आपको बात करें तो ये क्या चाहते थे? ये इनका क्या कहना था? सेट दैट ब्रह्मवाद शुड मेड द रिलीजियस इन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। ब्रह्मवाद जो हो पूरे विश्व का हो से बने, ठीक है ना। केशव चंद्र सेन का ये कहना था। दयानंद सरस्वती की वहीं बात करें तो दयानंद सरस्वती क्या कहते थे? दयानंद सरस्वती आपको क्या कहते थे? दयानंद सरस्वती कहते थे आइडेंटिफाई द हिंदुइज्म विथ रिलीजियस इंस्टीट्यूटेड इन वेदास में। और रामकृष्ण परमहंस क्या कहते थे? एम्फसाइज दैट देयर आर सेवरल वे टू टीच गॉड। तो ये इनका कहना था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है दोस्तों? आत्मारंग पांडुरंग ने क्या किया? प्रार्थना समाज बनाया, एकदम सही है। दयानंद सरस्वती क्या बनाया? आर्य समाज बनाया, एकदम सही है। राजा राम मोहन आदि ब्रह्म समाज बनाए थे, आदि ब्रह्म समाज इनके द्वारा नहीं बनाया गया था। ये किसके द्वारा बनाया गया था? DN टैगोर के द्वारा बनाया गया था। जब मतभेद हो गया था किसमें? केशव चंद्र सेन और केशव चंद्र सेन ने क्या जो DN टैगोर ने है उनसे क्या ले लिया? फाउंडरशिप उनसे ले ली थी। क्या कहते हैं? रिपेल्ड कर दिया था, मतलब क्या कहते हैं? उनको हटा दिया था उस पद से, ठीक है ना। ये उन्होंने किया था। चलिए तो अब देखिए ये किसके द्वारा किया गया? DN टैगोर के द्वारा किया। विवेकानंद क्या थे? रामकृष्ण परमहंस से रिलेटेड थे। डी एकदम सही है। तो सी ऑप्शन गलत है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116 कौन सोशल रिफॉर्मर थे जिनकी प्रोफेशंसी थी संस्कृत लैंग्वेज में? वो कौन थे? सारे के सारे दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, तो बहुत बड़े विख्यात थे। ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 117 पे। कौन जो है सही है? ब्रह्म समाज जो है सपोर्ट करता है मोनेथिज्म को, ये एकदम सही है, ठीक है ना। एक करेक्टली पूछा है मैच, देखिए क्या पूछा है कोर्ट के हिसाब से, ये कौन सा आंसर सही है ये बताना है। आर्य समाज जो है कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, एकदम सही है। स्वामी विवेकानंद फाउंड के थे रामकृष्ण परमहंस को, ये भी एकदम सही है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। वहीं प्रश्न संख्या 118 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है? वुमेन्स का जो मूवमेंट था इंडिया में स्टार्ट हुआ था लार्जली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ, किसके हुआ था? ज्योतिबा फूले के द्वारा हुआ था। देखिए 48 से 52 में BPSC में आया हुआ सवाल है दोस्तों। प्रश्न संख्या 119 पे जाते हैं। कौन कॉमन थे ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज से? क्या फॉर्म था? देखिए कोई भी चीज़ कॉमन नहीं था, केवल क्या था? ये एक पॉलिटिकल मिशन था। किस लिए? क्योंकि ये पेट्रोटिज्म की स्पिरिट को क्या कर रहे थे? फॉलो करना चाहते थे। क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं फैलाना चाहते थे। ये सारे के सारे अलग अलग जगह फॉर्म हुए दोस्तों सारे। और ये क्या थे? एजुकेटेड इन इंडिया, ऐसा इंग्लैंड में थे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक्टिव पार्ट किए थे पॉलिटिक्स में, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्चुअल सवाल है। वहीं आता है क्वेश्चन नंबर 120 पे। कौन जो है सही नहीं है स्टेटमेंट, ठीक है ना। एनी बेसेंट एक थियोसॉफिस्ट थी, एकदम सही है। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर थियोसॉफिकल सोसाइटी का कहाँ है? मद्रास में, अड्यार में, एकदम सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज के संस्थापक, एकदम ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था? नहीं, पोरबंदर में हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये गलत है, तो गलत है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दारुल इस्लाम जो है इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? मौलाना शिबली नवामी के द्वारा हुआ था। ये क्या था? एक तरीके का लखनऊ में हुआ था, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था।
ये क्या था, 1898 में हुआ था। ये इस्टेब्लिश हुआ था नदवतुल उलमा के द्वारा। नदवतुल उलूम जो था इस्टेब्लिश हुआ था मौलाना लुफ्तुल्लाह और मौलाना शिबली नुआमी, कानपुर ऑफ 1893। शिबली नुआमी जो थे एक टीचर थे कहाँ के, दारुल इस्लाम और उलम के। देवबंद मूवमेंट जो था यूपी का, देवबंद मूवमेंट था जो यूपी का, यूनाइटेड प्रोविंस का, ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1866 में दोस्तों। फ़ैराज़ी मूवमेंट जो किसके द्वारा हुआ था, हाजी शरीयतुल्लाह के फॉलोअर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था फ़ैराज़ी मूवमेंट, ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये मूवमेंट के इसके फॉलोअर्स ने को फॉलो करते हैं। तारकेश्वर मूवमेंट जो हुआ था 1924 में बंगाल में, ये एक क्या था, एक तरीके का था, किस लिए था, करप्शन इन टेम्पल्स के लिए था। तारकेश्वर मूवमेंट 1924 में कलकत्ता बंगाल में हुआ था अगेंस्ट द करप्ट प्रीस्ट और महंत ऑफ तारकेश्वर शिवा टेम्पल। तारकेश्वर मतलब शिवा टेम्पल है, तारकेश्वर टेम्पल, ठीक है ना। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ के जो लीडर्स थे वो करप्ट प्रीस्ट थे, इसलिए उसके अगेंस्ट हुआ था। ये सीरियस एलिगेशन था एक तरीके से, मिसयूज ऑफ टेम्पल फंड एंड एडल्टरस रिलेशनशिप विद वाइफ ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाज इम्प्यूटेड ऑन द प्रीस्ट, ठीक है ना। मैं क्या कहते हैं, अनौपचारिक तरीके का संबंध बनाते थे ये लोग, उनके ऊपर था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा था। आज के सत्र का अंतिम सवाल, मतलब इस सेशन का लास्ट सवाल है, हली सिस्टम जो है कंसर्न किससे था, वो किस लिए था, बॉन्डेड लेबर की तरफ से था, बॉन्डेड लेबर के लिए था दोस्तों, ये याद रखिएगा, किस लिए था, बॉन्डेड लेबर के लिए था, ठीक है। हली सिस्टम जो है कंसर्न किस लिए था, बॉन्डेड लेबर के लिए। ट्राइबल ऑफ कपिल राज ट्राइब जो था बरदोली का, वो वर्क के लिए किस लिए किया था, पैट्रीमोनल लेबरर्स अंडर हाई क्लास पेट्रोन्स, इसी क्या कहते थे, हली सिस्टम कहते थे, ठीक है ना, इसको हली सिस्टम कहते थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब का आया है, यूपीपीसीएस प्री 2015 में। तो दोस्तों आज हम लोग ने क्या कवर कर लिया, एक बहुत ही मेजर पार्ट कवर किया है आधुनिक भारत का इतिहास का, क्या, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो भारत के पन्नों में एक तरीके से बहुत ही सुनहरे अक्षरों में एक तरीके से किया गया, और किस तरीके से हमारा जो भारत है, किस तरीके से उसके अंदर चेंजेस आए, उनके अंदर बदलाव आया, इस चैप्टर में हम लोग ने देखा। और किस तरीके से इतना प्रोमिनेंट है दोस्तों, इतना ज़्यादा फैक्ट से भरा भी और कॉन्सेप्चुअल है, किस तरीके से रूपरेखा बदली हमारे देश की, ये क्या है, इसका ये चैप्टर एक पहचान है। आशा करता हूँ आपको लेक्चर इसको ज़बरदस्त तरीके से आप पढ़िए दोस्तों, इसको बार बार पढ़िए। ये ऐसा चैप्टर है ना दोस्तों, आपको नंबर दे के जाएगा, और ये हर एग्ज़ाम में, बीट यूपीएससी, बीट यूपीपीसीएस, बीट आपका बीपीएससी, बीट बिहार शिक्षा, बीट 1 डे 2 डे 3 डे जोनो एग्ज़ाम हो, कोनो एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में ये मोस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक है दोस्तों, प्रोमिनेंट टॉपिक है। प्लीज़ डोंट अवॉइड दिस टॉपिक, डोंट अवॉइड मत कीजिए दोस्तों। अगर आप इस चैप्टर को अवॉइड करेंगे ना, तो एग्जामिनेशन आपको अवॉइड करेगा सिलेक्शन के लिए, क्योंकि ये सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है दोस्तों। 4 से 5 बार 6 बार इस वीडियो को देखिए, हर व्यक्ति से शेयर कीजिए, क्योंकि ये जिस तरीके से मैंने बताया है, और हर लोग बताते हैं ऐसा नहीं है, मैं क्या कहते हैं, ये नहीं कहूँगा मैं बहुत अच्छा बताया हूँ, वो आपको डिसाइड करना कैसा बताया कैसा नहीं है। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे दिख रहा है दोस्तों, और आज का लेक्चर आप लोगों को आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, जो है क्या, हमारा करंट अफेयर का। आज 10वां लेक्चर जो होगा वो अपलोड हो जाएगा करंट अफेयर का। मिलते हैं, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग दोस्तों, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।